केजरीवाल गवर्नमेंट से बीजेपी जवाब चाहती थी और इस जवाब को लेने के लिए उसने 50 करोड़ रुपए फूंक दिए। ये डेफिनेटली विरोध है। विरोध है एक अनएथिकल बात का। विरोध है केजरीवाल का कि केजरीवाल ने बोला था कि मैं यमुना साफ करके दूंगा। केजरीवाल जी यमुना साफ नहीं कर पाए। अब 50 करोड़ रुपए लगा के बीजेपी गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया कि बोस कहां है, यमुना जी की बात हुई थी, यमुना जी साफ नहीं हो रही, जवाब दो, साफ करके दो। मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूं सर, क्या यमुना जी को केजरीवाल ने प्रदूषित किया है? क्या अकेली उसकी जिम्मेदारी है यमुना जी को साफ करना? क्या उसी की जरूरत है यमुना जी को साफ करना? क्या राजनीतिक मुद्दा है, आम आदमी पार्टी का मुद्दा है कि यमुना जी साफ होनी चाहिए? क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने जनता को सवाल किया कि तुम्हारी यमुना है, तुम्हारे को बचानी पड़ेगी? पिछले 10 साल में मेरे को क्वेश्चन किया कि बोस आप यमुना बचाने के लिए क्या कर रहे हो? क्या वो 50 करोड़ रुपए लगा के उन्हें यमुना जी को साफ करके बचाया? नहीं। ये दोष हमारा ये खेल केजरीवाल और बीजेपी का। हमारे पैसों पे खेलते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम जाके बीजेपी को वोट देंगे। देखा इन्होंने, अच्छा हुआ केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया, इन्होंने यमुना का कुछ करा नहीं, कहा तो था। इसने कुछ नहीं करा, लेकिन ये बात मैं कब करूंगा? आज सुबह केमिकल से नहाऊंगा, वो केमिकल जो फॉस्फेट से भरा होगा वो जाके यमुना जी में जो प्रजातियों को खत्म करेगा, उसके एनिमल लाइफ को मारेगा, उसके बाद उसमें केमिकल घोलेगा, झाग घोलेगा, उसी से नहाता नहाता मैं कह रहा हूँ अच्छा हुआ ये तो पता लग गया केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं करा यार इस बार। ये मेरा परसेप्शन है। भारतीय राजनीति किसी के लिए कुछ नहीं कर रही आज। आज अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं तो ये बता के लड़ते हैं कि योगी सरकार में क्या क्या गलत हुआ। कोई भी पार्टी ये बता के चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है कि इस प्रदेश में क्या बिल्कुल सही होना चाहिए, क्या और सही होना चाहिए। वो हमारे को निंदा रस के मजे दे दे के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 70 साल से हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं कि इसने उसकी सही बजाई, उसने उसकी सही बजाई। जो जिसकी सबसे सही बजाता है वो करता है। इस युग का भरपूर फायदा उठाया मोदी जी ने। मोदी जी ने आगे पूरी कांग्रेस की बजा दी। उन्होंने पप्पू कहना चालू किया, पब्लिक को मजा आया। रहा राहुल गांधी पप्पू, हमारे पूर्वज तो इसको ना बड़ा मानते थे, गांधी गांधी करते थे। राहुल गांधी पप्पू पप्पू, बड़ा हंसी आई, बड़ा मजा आया, चुटकुले सुनाई दिए, उनके मीम बना दिए, एक पूरा जो डर रहा था ढहा दिया। मोदी जी उभर के आए। दूसरा, निराशावाद के दौर में आशावादी बातें करी, हो गया। ये राजनीति का, भारतीय राजनीति का आकलन है। अगर आप करेंगे तो ये सेम काम हम करते हैं। हम जब विरोध करते हैं ना सर, कोई गलत चीज देखिए, विरोध करना है करिए, लेकिन आप ये बताइए उस विरोध के करने से एंड रिजल्ट क्या आएगा? क्या स्थिति बदली? क्या परिस्थिति बदली? नहीं। विरोध करने का सिर्फ एक ही समय जायज है, अदरवाइज लाइन को लंबी खींचिए। मुझे शिकायत है कि यमुना जी साफ नहीं हुई, यमुना जी साफ करना चालू करें। आप केजरीवाल से सवाल मत पूछते रहिए कि सर साफ हुई नहीं हुई। उतर जाइए रोड पे, घर घर जाइए, जनता को बताइए कि केमिकल युक्त प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। 70% गंदगी तुम्हारी है, 30% इंडस्ट्रीज की है। इंडस्ट्रीज में जाइए, इको फ्रेंडली ऑप्शन के लिए चीजों को पिच करिए, ये सारे काम करिए ना सर। लेकिन हम करेंगे विरोध प्रदर्शन। क्यों? क्योंकि उस काम के खिलाफ तो बोलेंगे लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे कि इसको बदलना है। अकॉर्डिंग टू गीता, अगर विरोध प्रदर्शन करना है और ठान लिया है तो सर उसके बाद जंग ही छेड़ो। अगर किसी के खिलाफ खड़ा होना है तो युद्ध कर दो और उसको जीवन मरण का प्रश्न बना के जूझ जाओ। युद्ध का क्या मतलब होता है? एक मुद्दा पकड़िए, जीवन मरण का प्रश्न बना लीजिए उसे, और तब तक जूझ जाइए कि रोज आप इस चीज के खिलाफ डेली लड़ेंगे, तन मन धन, यहां तक जीवन भी खत्म हो जाए
तो भी ये जारी रहेगा। और अगर हम समझ रहे हैं कि ये मुद्दा अभी मुझे इतना प्रभावित नहीं कर रहा है कि मैं अपना तन मन धन जीवन खत्म कर दूं, तो मुझे इस मुद्दे पे विरोध नहीं करना है, मुझे इस व्यक्ति का विरोध नहीं करना है, मुझे वो रास्ता बनाना है, ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि ये चीज खत्म हो जाए। जैसे इतने लंबे सेशन में आप लोगों ने एक चीज समझा, मैं पावर लैग का धुर विरोधी। ये मैं आज से नहीं हूं, पिछले 10-12 साल से। मैं नेटवर्क मार्केटरों की गिरती मानसिकता का धुर विरोधी हूं। मैं इस चीज का कि एक आदमी बोलता है मुझसे नहीं हो पाएगा, नेटवर्क में हम लोग एक दूसरे को एक के नीचे एक लगाते हैं, इस चीज का भी मैं धुर विरोधी। लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया मैंने। कुछ लोग हमारे थे जो इस विरोध प्रदर्शन की चपेट में आ जाते। बहुत से लोग यहाँ ऐसे थे लीडर्स जिन्होंने वो गिद्धपना अपनाया था, गिद्धों का मैं विरोधी हूँ, गिद्धपना अपनाया था, दर्ज लाइन में आए, हमने बदलने की कोशिश करी, नहीं बदले, वापसी चले गए। लेकिन यहां तक लाने के लिए भी एक कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाया गया कि यार ये बात तो करनी है यार, समझाएंगे तो सही। मैंने भूपेंद्र जी को बोला कि कल तक मैं विरोध कर रहा था, लेकिन मुझे आज पता लग गया ये पावर लगना किसी लीडर को ग्रो नहीं करनी थी। कोई भी व्यक्ति हमारा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जब तक ये बीच में रहेगी। मैंने कहा ये समझ आ रहा क्लियरली कि ये चीज सबको मार देगी। तो मैंने कहा इसका इलाज करना पड़ेगा, एक एक लीडर से बात करनी पड़ेगी, एक एक लीडर को सुलझाना पड़ेगा। लेकिन वो तरीका चल के आए कि सर इसका विरोध नहीं किया, इस पे प्रहार नहीं किया, अच्छा बुरा नहीं बोला, उन लोगों को तार्किक लेकर आए, समझाया, लाइन को लंबा खींचा कि मैं 10 लोगों को रोकूं, इससे बढ़िया है कि जो समझना चाहते हैं कम से कम उन्हें समझाएं, उनके सवालों के जवाब दें, उन्हें लाइमलाइट में लेके आए, इंडस्ट्री की गंदगी छुपाने की बजाय कुछ लोगों को रोशनी में लेके आए। जो गलतियां पूरी इंडस्ट्री में हमसे हुई हैं, किसी से हुई है, वो भविष्य के लोगों के साथ ना हो, उसके लिए उन गलतियों को स्वीकार के आगे बढ़ाएं, एक ऑल्टरनेट सिस्टम की व्यवस्था बनाएं। हमारे अंदर जो एक गुस्सा फटता है ना सर, ये पालना पड़ता है। इसके 2 ही इलाज हैं। अगर गुस्सा आके शांत हो जाएगा, आप अपना 20 लाख का नुकसान कर गए, 40 लाख का नुकसान कर गए कुशवाहा जी, उससे सिस्टम व्यवस्थित ही नहीं हुआ सर, कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा आपका नुकसान हो गया। एक सही आदमी को 40 लाख रुपए नहीं मिले, ये सर 10 गुना पागलपन हुआ। पहले तो गलत चल ही रहा था, एक व्यक्ति जो उसको सही कर सकता था, उसने अपने 20 लाख रुपए को सत्यानाश करके 40 को करके एक और कड़ी उसमें जोड़ दी। और जो चाणक्य बोलते थे वो था सर कि अर्थ जो है वो धर्म का मूल है। एक मजबूत आर्थिक आदमी एक मजबूत धर्म की व्यवस्था कर सकता है, बना सकता है। एक आर्थिक मजबूत आदमी अधर्म की व्यवस्था भी बना सकता है। हर एक मिडिल क्लास आदमी का ना सबसे एक और बड़ा समस्या है मुझे पता नहीं इन लोगों को क्या बेवकूफी है, सबसे पहले जब उसूलों पे आ जाती है ना, तो लात सबसे पहले पैसे को मार के दिखाते। एक मिडिल क्लास आदमी को यह साबित कर रहा हूं ना मैं बहुत उसूलन व्यक्ति हूं, सबसे पहले पैसे को किक करता, सबसे पहले। अरे अगर आपको जो चीज पसंद नहीं है, कल को ये बदलनी पड़ेगी ना, तो पैसा सबसे पहला हथियार बनेगा, सबसे पहली बैकबोन बनेगी, सबसे पहली मजबूती बनेगी। अगर पैसा ही मिटा दोगे तो फिर क्या सुधार कर पाओगे, कैसे सुधार कर पाओगे? विरोध करने का केवल एक तरीका उचित है सर, जब युद्ध छेड़ दो। अगर वाइफ का विरोध करना है तो विरोध नहीं करना, डाइवोर्स करना है, प्लान बना लो, मूड कर लो, या फिर विरोध ही नहीं करना है, फिर कंस्ट्रक्टिव तरीका ढूंढो कि नहीं यार मुझे बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इस बात को कैसे करूं, रोज लड़ नहीं सकते इस बात पे, गुस्सा नहीं कर सकते, उसकी कोई हैबिट है पसंद नहीं आ रही, गलत हैबिट भी है, डेली विरोध डेली विरोध डेली विरोध। हमारे यहाँ बच्चे बिगड़ते हैं, सास बहू के रिलेशन कमजोर होते हैं, क्योंकि सास बहू के लिए करती कुछ नहीं, उसका विरोध करती है। थोड़े दिनों बाद बहू कहती है मैं सास का विरोध करूंगी, फिर हस्बैंड दोनों का विरोध करता है,
फिर पूरा खानदान एक दूसरे का विरोध करता है। होता कुछ नहीं है, युद्ध भी नहीं होता, ये एक दूसरे से अलग भी नहीं हो रहे। अगर ये समझ आ गया एक साथ रहना नहीं है, इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अलग हो जाओ, अलग भी नहीं हो रहे। तो जिस चीज का कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, उसके खिलाफ बोलना, विरोध प्रदर्शन करना बेवकूफी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की बात करें, उसकी बजाय तुरंत एक सॉल्यूशन पिच करिए कि आप ये कर रहे हैं, अगर नहीं है तो ये सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर एक आदमी गलत सॉल्यूशन नहीं कर रहा है और आप कह रहे हो, तो सबसे बेस्ट बेनिफिशियल चीज ये है सर, या तो चुप करके अपना जो प्रॉफिट है वो लेते रहिए, क्योंकि आप युद्ध छेड़ भी दोगे तो युद्ध हार जाओगे, तो युद्ध का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने प्रॉफिट को सिक्योर करिए, साइड में कुछ ऐसा देखना चालू करिए, चीजें करना चालू करिए कि बॉस ये चीजें कैसे ठीक हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती, कहाँ हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो कि वहां तक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लात मार दी जाए। ये तरीका गलत है, ये गुस्सा गलत फैसला करवाता है। विरोध तो उठेगा सर, आप नैतिक मूल्यों के व्यक्ति हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं, जो ओपनली बोलता हूं, जेल में बंद हर क्रिमिनल एक इमोशनल व्यक्ति है। मैं बोलता हूं जिसमें इमोशन जिंदा ही नहीं है ना, वो क्राइम कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ आर्थिक क्राइम कर सकता है इमोशनलेस आदमी। लेकिन जिसने किसी का मर्डर किया है, कुछ और किया है, बड़ा क्राइम किया है, ये निहायती इमोशनल व्यक्ति रहा होगा, तो ये क्राइम कर गया, वरना इससे क्राइम नहीं हो सकता। जिसमें बहुत ज्यादा गुस्सा मिलता है ना सर, बहुत ही ज्यादा, वो 99% नैतिक मूल्यों के मजबूत व्यक्ति होते हैं। जिसके नैतिक मूल्य जितने ज्यादा मजबूत होंगे, उसके अंदर गुस्सा उतना ज्यादा पनपता है और पलता है। जिसका कैरेक्टर ही ढीला है, जिसका कोई नैतिक मूल्य ही नहीं है, वो एक्चुअली गुस्सा किस बात पे करेगा, उसे किस बात पे गुस्सा है? कोई गुस्से की वजह ही नहीं है ना। थाली का बैंगन है, आज इधर लुढ़क रहा है, कल उधर लुढ़क रहा है, हर किसी के साथ लुढ़क रहा है, तो उसको गुस्सा किस बात पे आएगा? ये तो वो है, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही, भाई तू भी सही है, तू भी सही है, तो सबको सही करता हुआ चल रहा है। ये व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा केवल उसी व्यक्ति को आएगा जो कहीं नैतिक मूल्यों पर टिकना चाहता है, या फिर उस व्यक्ति को आएगा जो महान आलसी है और इसके आलस का कोई विरोध कर देगा, या इसकी किसी बुरी हैबिट का विरोध कर देगा, तो सामने से रिएक्शन में गुस्सा आएगा। तो आप जैसे व्यक्तियों को इस चीज की समझ डेवलप करना नैतिक मूल्यों की समझ से भी ज्यादा जरूरी है कि बॉस, जब तक अल्टरनेटिव व्यवस्था ना बन जाए, जब तक चीज का समाधान ना मिल जाए, शिकायतों से कुछ नहीं होगा। नैतिक मूल्य में एक चीज और जोड़ लो भाई, शिकायत कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। शिकायत उल्टा समस्याओं को बढ़ाने का साधन। हम में से ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, सर आवाज उठाई थी, सर हमने शिकायत किया था। शिकायत नहीं यार, समाधान कर दो। शिकायत कोई रास्ता नहीं है। शिकायत समस्याओं को प्रिय है, वो और बढ़ती हैं। समाज में जितनी शिकायतें रहेंगी, आप देखना समस्या और बढ़ेगी। एक पति को अपनी पत्नी से लगातार शिकायत, और करे ही जा रहा है और बनती ही जा रही है। शिकायत है कि खत्म नहीं हो रही है। क्या ये संबंध कभी सुधर पाए? नहीं सर, ये कभी नहीं सुधरेगा। एक बच्चे को बाप से है, बाप को बच्चे से है, हमें सरकार से है, लोगों को लोगों से है, नेटवर्क मार्केटर को गिद्धों से है, शिकायतें हैं। अरे अगर गिद्धों से शिकायतें है ना, तो इनको बहिष्कार कर दो। मैंने क्या बोला? इनको पीछे से नमस्ते कर दो। राय साहब, पीछे से नमस्ते, चेहरा भी नहीं देखना, ये समाधान है। लेकिन रोज आके ये बोलते रहना, सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गंदी हो गई है सर, जिससे मिलो सर वो ऐसी बातें करता है सर वो वैसी बातें करता है। आजकल का चलन आपको पता ही है क्या चल रहा है, लीडर आपको पता ही है कैसे हो गए हैं। क्या फायदा इन बातों को करने? या तो इसका समाधान है कि इन सबको बदल दो। अब आगे 10-15 साल जिंदगी में इन लोगों को पहले टाइम दो, इनको बदल दो। और ऐसा नहीं हो सकता तो तुम बदल जाओ। दोनों में से कुछ नहीं हो सकता तो फिर एक तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग के सिपाही बन जाओ, बंदूक उठा लो, मीटिंगें सेट करना चालू करो, सीरियल किलर बन जाओ। नेटवर्कर को बुलाओ और जो बोले सर सपोर्ट में क्या मिलेगा, पावर दोगे, गोली टप। बोलो मैं ये सफाई करने निकला हूं,
मैं आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का सिपाही हूं, ना तो मैं शिकायतें रोक पाया, ना मैं तुम्हारा बहिष्कार कर पाया। अब मैं इंडस्ट्री साफ करूंगा, अब धर्म युद्ध होगा। अब कृष्ण जी ने मुझे बता दिया है कि वध उचित है, समाज के भले में जो वध किया जाए वो उचित है, इन सबका वध उचित है। तो बढ़िया बंदूक खरीद के सर, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक की बीवी कैरेक्टरलेस निकल गई तो सबकी बीवियों का मर्डर कर देता है, सीरियल किलर, समाज की सफाई कर रहा है। इसी प्रकार से सब नेटवर्करों को बुलाओ, जिसमें गिद्धपना नजर आए माथे के बीच में गोली मारो, केस निपटाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर कोई आदमी ये कर देगा, मैं गारंटी बोलता हूं सर, 1.5 महीने के अंदर सारे गिद्ध साफ हो जाए। बस रिपोर्ट में छपना चाहिए, एक नेटवर्कर ने दूसरे नेटवर्कर को सपोर्ट लेने के नाम पे माथे के बीच मारी गोली, और ये ऐलान किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जिस किसी नेटवर्कर ने सपोर्ट मांगी तो उसको गोली मार दी जाएगी। और इसने कहा कि हम ऐसे 100 क्रांतिकारी अब तैयार हो चुके हैं, ये पर्चे छपवा दो सर, सारा गिद्धपना खत्म, रात की रात खत्म। अगले को ये डर होगा पता नहीं कौन है इसकी टीम का मेंबर, मैं जैसे ही सपोर्ट पाऊंगा पटाख गोली पड़ेगी, जिंदगी खत्म, गिद्धपना साफ। लेकिन ना तो हम ये कर रहे हैं, ना हम गिद्धों से मिलना छोड़ रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं, ना उन गिद्धों को रिजेक्ट कर पा रहे हैं, फिर उनकी शिकायत करंट सिस्टम में कर रहे हैं, अपने करंट टीम के साथ कर रहे हैं। तो ये विरोध प्रदर्शन गलत है। गुस्सा तो है, नैतिक मूल्यों का हनन भी है, इन गिद्धों ने पब्लिक को परेशान भी किया है, उनका पैसा भी डूबा है, लेकिन कितना विरोध करे, किस चीज का विरोध करे और किन के लिए विरोध करे? आज इन्हीं के पास पब्लिक दोबारा भी जाएगी मरने के लिए, तो उस पब्लिक का भी तो विरोध होना चाहिए। मुझे कई लोग बोलते हैं सर मेरा फला फला कंपनी में पैसा डूब गया, नेटवर्करों ने डुबवा दिया। नेटवर्करों ने क्यों डुबवा दिया? जिस कंपनी में डूबा है उसमें जिस आदमी ने 13 डुबवाया, उसने 100 लोगों को प्लान दिया था, सबने पैसा लगाया? नहीं सर, सबने नहीं लगाया। तो इसने कैसे डुबवाया बे? तू साथ डुबोने के लिए ललायत था, लालच तेरे में भी था, तेरा पैसा लालच ने डुबाया, नेटवर्किंग ने नहीं डुबाया। किस गधे को पता नहीं है? अगर कोई आदमी 5% 10% कमा सकता है तो बांटेगा क्यों? मुझे कोई तरीका पता है कि मैं 5-10% पैसे को बढ़ा सकता हूं और जेन्युइन है, शोर तरीका है, मैं दूसरे को उसकी गारंटी दे सकता हूं, तो मैं 1% पे पैसा ही उठा लूंगा ना सर, 2% पे पैसा ही उठा लूंगा। तुम मुझे 2 पे दो, मैं 10 पे कर लूंगा। सर 1% भी पैसा अगर महीने का कोई दे सकता है ना, तो भारत सरकार उसे पैसा देने को तैयार है, उसे इंसानों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी लालच में जा रहा है, खुद उसे पता है कि तेरे को एक तरीका नहीं मालूम है कि ये पैसा 1% भी कैसे बढ़ेगा तेरा, लेकिन उस पे बिलीव कर रहे हैं जो कह रहा है कि मैं सबका बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ा देगा भाई? तो विरोध प्रदर्शन तब जायज है सर जब या तो युद्ध का रूप ले ले या समाधान का रूप ले ले, वरना ये गुस्सा ना जायज है सर। अंदर आए जरूरी है, जैसे महात्मा गांधी थे, अंग्रेजों का विरोध युद्ध में तब्दील कर दिया, पूरी जनता ही खिलाफ खड़ी कर दी, 200 साल के शासन से ही लड़ गए गांधी जी, विरोध था सर। भगत सिंह जी अंग्रेजों का विरोध इतना किया, जैसे मैंने कहा कि तन मन धन जीवन गवा दिया, फांसी ही चढ़ गए थे। जब डिसाइड कर लिया तो भगत सिंह जी ने डिसाइड कर लिया तो अपना धर्म भी मिटाया, जब पहचान ना हो सिक्की भी छोड़ी, केश भी कटवाए, उसके बाद जब जरूरत पड़ी संसद में बम भी फेंक के आए, उसके बाद जरूरत पड़ी तो देश के लिए, आजादी के लिए फांसी पे भी छूटे। गुस्सा तो था अंग्रेजों के खिलाफ, बहुत था, लेकिन उसका रास्ता इख्तियार किया और इस पथ को जान लिया कि जीवन भी मिट के रहे। लेकिन हम ना भगत सिंह बन पाते हैं ना गांधी बनते हैं, हम सिर्फ शिकायतों की पेटी बन जाते हैं, कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। ये गलत हो रहा है, इसी कारण से सब खराब होता है। तुमने भी ये कर दिया, तुम भी चरित्रहीन हो, तुम भी कैरेक्टर, कितने पे उंगली उठाएंगे सर? सब है। एक सुचारू ऑल्टरनेट व्यवस्था का जुगाड़ करना चाहिए, हमें पैरेलल व्यवस्था बनानी चाहिए कि हाँ बॉस मुझे ये पसंद नहीं था, जैसे मैं बोलता हूं कि दिल्ली में मीटिंग है, दिल्ली में सेमिनार है, किसी को नहीं पसंद आ रहा ना,
तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शिकायतें करेंगे, सर मीटिंग में ये गलत हुआ, सर ये बहुत गलत था, सर वो स्पीकर आके ये बोल के गए। तुम अपनी अलग व्यवस्था बना लो, तुम अपने 100-200 लोगों की नई मीटिंग करो, तुम्हें कोई रोक रहा है? नहीं, मुझे नहीं रोक रहे हो सर, पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इन्होंने ये बहुत गलत किया है। जो उसने गलत किया उसे छोड़ देना, तो अपना सही कर। बता दिया, समझा दिया, सुलझा दिया, लेकिन सिर्फ इतना बताओ कि सर मुझे आपके नोटिस में एक बात लेके आनी थी, आप चूंकि सेमिनार में नहीं आ रहे हो, ये कुछ गलतियां हो रही हैं, अगर आपको ये गलत लगती हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, मुझे गलत लगता है, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, तो मेरे को परमिशन चाहिए कि मैं अलग सिस्टम खड़ा कर सकूं। डन, गुड, आप करो। आपको एक व्यवस्था समझ नहीं आ रही, दूसरी व्यवस्था बनाओ, तीसरी बना लो, चौथी व्यवस्था बना लो। हयात का एक आपको इवेंट बताता हूँ। हयात जब हम आरटीपी कर रहे थे, आप भी वहां पर मौजूद थे जी। एक सज्जन मेरे पास आए और बोले कि सर ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने कहा क्या? बोले सर लंच की टाइमिंग ओवर हुए 1.5 घंटा हो चुका, लंच नहीं मिल रहा। तो मैंने बुलाया, मैंने एक आदमी को, होटल वाले को, मैंने कहा इधर आ। तो आया, मैंने कहा भाई साहब को लंच करवाओ। तो बोला नहीं सर, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा फिलहाल तो एक ही आदमी है जिसने बात करी है, तो आपको तो लंच करवाओ। तो मैंने कहा लंच तो लग चुका है, हम कुछ काम झाम कर रहे हैं, हम कर लेते हैं, तब तक आप लंच कर लो। मैंने कहा दूसरी बात, भीड़ भी नहीं होगी, तो बाकियों का 1 घंटा मिलेगा, आपको 2-2.5 घंटे मिल रहे हैं, आप 2.5 घंटे खाना खाओ, क्योंकि आप आए भी हो खाना खाने के लिए। तो बोले सर समझो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा तो तू सबका नेता नहीं है, पहले तू ये समझ कि यहाँ 500 आदमी आए, उनमें से तेरी टीम में आदमी 6 हैं, तो तू किनकी नेतागिरी कर रहा है? और अगर तेरे 6 लोगों को चाहिए तो उनको भी बुला ले, वो 6 लोग भी लंच कर ले, मुझे किसी के लंच से परेशानी नहीं है। जो लोग नई चीज जानना चाह रहे हैं और मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं अपना लंच सेक्रीफाइस कर रहा हूं, वो अपना लंच सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम दोनों लोग लंच सेक्रीफाइस करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं। पर आपको कोई समस्या हो तो लंच कर। तो इन्होंने कहा सर मुझे लंच नहीं करना, उल्टा मैं तो आपको सुनने के लिए आया हूं, मैं तो सीधा डिनर करूंगा, मुझे लंच करना भी नहीं है। तो मैंने कहा यार उसके बाद आप बात कर रहे हो, ये तो गलत व्यवस्था है। अब ये बात वहां खत्म नहीं हुई, उसके बाद मुझे दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिला 500 लोगों में जिसे लंच की कोई चिंता थी। लेकिन ये व्यक्ति इस मुद्दे पे कंपनी भी छोड़ गया, ये दूसरी कर भी ली है, 1.5 साल से ये भूखा ही है, अभी तक भी उस लंच के किस्से हयात वाले के सबको सुना रहा है कि कंपनी ने 2 घंटे तो लंच नहीं दिया था। तो किसको नहीं दिया, किसको शिकायत थी? इसी की मानसिक शिकायत थी। और आगे क्या कह रहा, सब है सर, पर सब बोल नहीं रहे हैं सर, सर सब बोलते नहीं है सर। तो तू बोल रहा है ना, तू आवाज बन, तू झंडा बुलंद कर, मैं तेरे को चांस दे रहा हूं बगावत का। मैंने बोल भी दिया कि भाई तू अंदर आ जा, माइक पे आ जा, अनाउंस कर दे, तू बगावत के शब्द बुलंद कर दे। कह रहा ये तो ना बेवकूफी वाली बातें कर रही। अरे भाई मैं कैसे इसका सोल्यूशन कैसे करूं? तो ये जो चीज है ना सर, कंटिन्यूअस कंप्लेंट बॉक्स, ये आपको अपने अंदर कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस व्यक्ति की बात अपने अलावा एक भी आदमी से नहीं, एक से भी नहीं, इसके दिमाग में नकारात्मकता थी, इसने खुद से बात करी और इसने क्या सोचा, यहां बैठी सभी भीड़ नकारात्मक है, इस सारी नकारात्मक भीड़ के ये विचार होंगे। फिर ये मेरे से तीसरे दिन मिला, इसने फिर लंच पे चिंता जाहिर करी। तो फिर मैंने इसके लिए तीसरे दिन स्टेज से अनाउंस किया कि मुझे खुद को खाना खाए हुए 2.5 दिन हो गए हैं, क्योंकि लंच के टाइम फोटो खिंचवा रहा हूँ, डिनर पे लोग पकड़ लेते हैं, पूरे दिन वर्क कर रहा हूं, तो मैंने 2.5 दिन से खाना नहीं खाया। इसका तीसरे दिन उसके बावजूद भी सवाल था, सर पर वो लंच उस दिन डिले हो गया। अरे करूं क्या इसको, भारत संविधान में प्रस्ताव पारित करवाऊं? तुझे कुछ लग रहा तो तू कर ले। और इतनी व्यवस्था चुभरी थी, तो भीड़ से बात करता कि लंच जो है हम टाइम पे लेंगे, अगर बोलते रहेंगे स्पीकर तो हम आकर बाहर लंच कर लेंगे। ऑल्टरनेट व्यवस्था बना लो, व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन क्रिएट करो। हर मिडिल क्लास का यही इशू है सर, जो राजकुमार कुशवाहा जी का था। हम में से 99% लोग एक सिचुएशन को बिना सॉल्यूशन करे रिएक्ट करे जा रहे हैं। मैंने बड़ा फेमस कोट भी दिया है,
लीडर्स एक्ट, लूजर्स रिएक्ट। लीडर्स काम करते हैं, लूजर्स विरोध प्रदर्शन करते हैं। विरोध प्रदर्शन ना राजनीति को सुधार सकती है, ना डायरेक्ट सेलिंग को, ना आपकी वाइफ को, ना आपके हस्बैंड को, ना आपके बच्चों को। हम में से 99% पेरेंटिंग में भी अपने बच्चों की गलत चीजों का विरोध करते हैं। इसकी बजाय आप उनकी अच्छी चीजों का समर्थन करिए, आप देखिएगा उनमें बदलाव आपको जल्दी दिखेगा। आप उनकी गलत चीजों के विरोध करिए, बच्चा नहीं, उसकी सही चीजों का समर्थन करिए, वो बच्चा बदलना चालू हो जाएगा। विरोध का तरीका एक ही है कि अगर आपने ठान लिया कि बच्चे में ये चीज हम मिटा के रहनी है, तो फिर युद्ध होगा। फिर आपको युद्ध के फायदे और नुकसान के लिए मानसिक तौर पे तैयार रहना चाहिए। युद्ध कुछ नहीं देखेगा। युधिष्ठिर ने युद्ध छेड़ा था तो अभिमन्यु की जान गंवानी पड़ी थी, सगे दादा को मारना पड़ा था, सगे गुरुजी को मारना पड़ा था जिनसे सीखा था, सत्य को छोड़ के अर्ध सत्य पे आना पड़ा था, सगा ब्रदर कर्ण मारना पड़ा था, ये सब हुआ था। युद्ध की अपनी कीमतें तय हैं। युधिष्ठिर ने गलत नहीं करा, थक चुके थे, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध बहुत जरूरी हो गया था, तो युद्ध करना पड़ा और भगवान कृष्ण भी फेवर में खड़े दिखे। तो आज जो है कुशवाहा जी का सवाल वो जेन्युइन है। आप में अगर नैतिक मूल्य जीवित हैं, आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों या हर सेकंड आप समाज की किसी ना किसी कुरूप व्यवस्था से 24 घंटे भिड़े रहेंगे, या अपना मानसिक नुकसान करेंगे या आर्थिक नुकसान करेंगे। किसी ना किसी नुकसान को आप बीइंग मिडिल क्लास जन्म दे देंगे, सिर्फ एक टैग लगा के मेरा बस नहीं चलता। अगर मेरा बस चलता ना तो बस में पता नहीं क्या नहीं करते था। तो ये जो चीज है ये हर किसी के साथ है। तो शिकायतों से ज्यादा शिकायतें होनी नहीं चाहिए सर। या तो समाधान करिए या युद्ध कर दीजिए। गुस्सा आया है, टाइप करिए, लिखिए और समझिए कि इस गुस्से को कितने और लोग झेल रहे हैं। जो कुशवाहा जी ने झेला उस कंपनी में, वो कुशवाहा जी अकेले नहीं झेल रहे थे, पता नहीं कितने और लोग झेल रहे थे। या तो हम सबकी आवाज बन जाओ या अपनी भी आवाज मत बनो, फिर ऑल्टरनेट रूट पे ढूंढिए, यहाँ करने का कुछ फायदा नहीं। तो सिस्टम में शिकायतों की जगह नहीं है। अगर व्यवस्था सुधारनी है तो विरोध प्रदर्शन सहायता नहीं करता, युद्ध करता है। विरोध का सबसे उत्तम तरीका युद्ध। अगर मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं तो युद्ध कर दो, टोटली कर दो। अगर आपको विरोध करना है वाइफ का, हस्बैंड का, तो सीधा बोलो तलाक, डेड लाइन, बिल्कुल ये अंत है। तो अगर ये कर सकते हो तो बीवी के सामने जबान खोलो, विरोध करो। वरना जो रोटी मिली है, जैसी दाल मिली है, चुप करके खा जाओ और दो तारीफें करो कि तू कम से कम आज दाल बुरी है ना, तो बीवी को ये मत बताओ दाल बुरी है, उसे बताओ तू कोफ्ते अच्छे बना लेती है, तो वो हफ्ते में 3 दिन कोफ्ते बनाएगी। अगर आज दाल की शिकायत करते रहे ना तो कल इससे बुरी मिलेगी। होगा क्या, आप क्या शिकायत करोगे, तेरी दाल में नमक कम था। शाम को भी आपको दाल ही मिलेगी, गारंटी है। कोरे कागज पे लिख के ले लो मेरे से। और इस टाइम ना 2 चम्मच एक्स्ट्रा नमक मिलेगा। फिर आप बोलोगे इस टाइम नमक ज्यादा है, फिर हो गई सुबह तक हम बता रहे थे, अब ज्यादा बता रहे हो। एक्चुअली आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। अब बताओ अब कितना नमक डालू, खुद दाल बना लिया करो खड़े होके। फिर ये आदमी सबके पास सोल्यूशन आता है कि भाई विरोध प्रदर्शन से खुद दाल बनानी पड़ेगी। तो फिर ये बोलता मतलब ऐसा भी कोई खास नहीं था, नमक नमक ठीक है चल जाएगा, थोड़ा सा कम रखियो, सुबह से थोड़ा सा ज्यादा रखियो। अभी भी तो समाधान बताया ना। जब खुद दाल बनाने पे आ गई जिंदगी में तो बता रहे हो ना समाधान। सुबह ही बोल सकते थे कि दाल बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा नमक और डल गया होता ना तो और बढ़िया बनी होती, तो थोड़ा सा नमक और डालती। आपने कमी बता दी, इसने 2 चम्मच फालतू डाल दिया। शाम को आपने फिर कमी बता दी, इसने कहा खुद आ जाओ किचन में, आओ दाल बनाओ, बहुत आ रही है बातें करनी, दाल बनाओ। अब आपको पता आपसे दाल बननी नहीं है, तो अब आप बताओगे नहीं मतलब ठीक है, बस थोड़ा इधर थोड़ा इधर, बीच वाला रास्ता सही था। अभी भी आए ना औकात पे। वो हेरा फेरी वाली बात है अक्षय कुमार की, मैं दाल नहीं बनाऊं, मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो परेशान बोला फिर तू घर के बाहर जा। बोले तो फिर मैं बता रहा हूँ मैं खाली दाल बनाऊंगा। तो बोले हाँ ठीक है तू खाली दाल बना ले। बोले अब आए ना लाइन पे। अरे लाइन पे तू आया दूसरे को बता के, लाइन पे तो तू ही खड़ा है। तो ये सिंपल है सर।
शिकायतें कर के हमने वहीं आना जब वो बोलेगा तू आ जा। अब एक स्पीकर को आप समझाओगे सर आप ये गलत बोल रहे थे, सर आपको ये ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था, फिर वो कहेगा एक काम कर तू आ जा। नहीं वैसे आप इतना बुरा भी नहीं बोल रहे थे, बस ये चीज थोड़ी हो जाती तो थोड़ा और बेटर था, तो बस उतने में काम हो जाएगा। एक व्यक्ति आके क्या बोलेगा कुशवाहा जी को, सर आप बोरिंग हो गए हो, हर मीटिंग हर सेमिनार में एक ही बात बोलते रहते हो, तो आप दूसरों से पूछो। बोलो तो फिर तो तेरे को रट गई होंगी, अगली मीटिंग तू लेना चालू कर दे, तो इस सेमिनार में ही आना बंद कर देगा। तो समाधान नहीं है सर जी। तो विरोध प्रदर्शन या तो युद्ध करिए या करिए, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुशवाहा जी मैं टॉपिक लेता ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में कि कैसे शिकायतें सिस्टम को मारती हैं, ये आपने पहले ही करा दिया। मैंने कहा ये टॉपिक एक दिन तो बात करनी थी, आज ही ले देंगे इसको खत्म कर। ये टॉपिक था, पूरा टॉपिक है, शिकायतों से ज्यादा सॉल्यूशन जरूरी क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक नेटवर्क में आपके कहीं पर भी शिकायत एग्जिस्ट करती है, वहीं से आपका नेटवर्क कमजोर चलता है। जो व्यक्ति आपकी टीम में शिकायती नजरिया रखता है, यहाँ पे आपका नेटवर्क कमजोर है, ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, इसकी डाउनलाइन खत्म हो जाएगी। तो शिकायती व्यक्ति की टीम डीप किलिंग करके संभाल लेनी चाहिए, डेप्थ किलिंग करके। ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में ये जो 45 दिन है, ये टीम डेवलपमेंट के चैप्टर्स हैं। इसके बाद जो रहेगा उसमें जब टीम हैंडलिंग एंड टीम रिटेंशन का टॉपिक आएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है शिकायती लोगों को खोज के रखिए। जो शिकायतें बहुत करता है इसकी टीम पे पकड़ के रखिए। आपको देर सवेर सर्जिकल ऑप्शन इस बंदे का करना पड़ेगा। ये बंदा तब तक युद्ध करेगा, अगर ये युद्ध की स्थिति में नहीं आया ना तो आपको युद्ध की स्थिति में इसको लेके जाना पड़ेगा। टीम के कुछ शिकायती लीडरों को सिस्टम में किल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बने रहते हैं ना तो ये सिस्टम की व्यवस्था खराब कर देते हैं। तो वो सर्जिकल नाइफ उठा के इनकी चुपचाप साइड किया जाता है, टीमों को संभाला जाता है, बच्चों को बचाया जाता है, क्योंकि एक शिकायती लीडर एक शिकायती टीम को जन्म देता है। एक शिकायती टीम शिकायती कंज्यूमर को जन्म देती है। एक शिकायती कंज्यूमर एक शिकायती व्यापार को जन्म देता है, और एक शिकायती व्यापार समाज में बहुत बुराइयां घोषित करता है। तो इसलिए एक टीम लीडर को ऑपरेशन करके बाहर निकाल दो, ना शिकायती लीडर बचेगा, ना शिकायती टीमें बनेंगी, ना शिकायती ग्राहक होंगे, ना शिकायती माहौल होगा। शिकायत कुछ करती नहीं है ना सर, क्या अचीवमेंट करी है इसने जो शिकायत कर रहा है ये व्यक्ति? अगर बीवी ने दाल ऊपर नीचे बना दी, आपने कितनी बार दाल बनाई है, और एक्यूरेट दाल, खुद को तो दाल भी नहीं बनानी आती। तो इसका दूसरा तरीका यही होता है कि समाधान एक चीज समझ आ रहा, बीवी 10 चीजें अच्छी बनाती है, लेकिन जब दाल बनाती है तो गुड़ गोबर कर देती है। तो दाल खा के अगर आपको समझ आ रहा है कि ये सही नहीं बनेगी, तो इसे बताओ कि आप पेठे की सब्जी तो कमाल बनाती हो, कोफ्ते तो भाई साहब आपके कहने ही क्या। तीसरे दिन बोला आज मैंने अपने 2 दोस्त बुलाए हैं, वो आपके हाथ की कढ़ी खाने आ रहे हैं, तो इसे पता लगेगा कढ़ी की मेरी की बड़ी तारीफें हैं। तो हफ्ते में हो सकता है 14 बार बनाएंगी तो 10 बार कढ़ी बने, तो आपका काम भी चल गया, इनका काम भी चल गया, घर में व्यवस्था भी स्वरूप है, आप भी अच्छा भोजन खा रहे हो, ये भी खुशी से बना रही है। लेकिन जब तक दाल में आप नमक ऊपर नीचे कराते रहोगे, एक चीज कन्फर्म है कुशवाहा जी, ना आपको भोजन ढंग का मिलना है और ना इसने ढंग का बनाना है, बल्कि आपकी 7 दिन बाद तो दाल रूप बदल लेगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, उसका नमक तो ठीक होगा नहीं, लेकिन उसके दाने गलने बंद हो जाएंगे। ये चेक कर लेना। एक हफ्ता बीवी को समझाओ कि तू दाल कैसे अच्छी नहीं बना पा रही है, एक हफ्ते बाद ना आप कच्ची दाल ना खाओ तो मेरा नाम बदल देना। पहले दिन सिर्फ नमक ऊपर नीचे था, अब दाल कच्ची आएगी। ये हर घर का हाल है। तो अपने बच्चों की शिकायतें करने वाला आदमी थोड़े दिनों में उन्हें उस रूप में ले जाता है जिस रूप में देखना ही नहीं चाहता था। तो बच्चे में 4 कमियां अवॉइड करो, जो 10 खूबियां उनकी बात करने लग जाओ, तो वो अपने आप उन खूबियों पे काम करके उनको बढ़ा देगा। तो ये टीम डेवलपमेंट का और टीम मेंटेनेंस का इंटीग्रल पार्ट है। बहुत से लीडर्स में भी ये हैबिट होती है, जब टीम शिकायत करती है ना तो बहुत सुनते हैं,
अरे सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है, आपको तो पता है नेगेटिविटी बहुत आ गई है। कल जैसे मेरे पास एक फोन था तो उस आदमी ने बोला कि हमारा कोरियर एक दिन लेट हुआ सर, पूरी टीम नेगेटिव हो गई, तो बताओ अब हम ऐसे में क्या करें। मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे उन आईडीज के नाम दे जो एक दिन कोरियर लेट होने से सारे नेगेटिव हुए हैं, तो सबसे पहले तो इनको टर्मिनेट करें। ये तो मुझे किसी कंपनी को गिफ्ट करने हैं कि जहां छोटी सी भी दिक्कत आए तो सब नेगेटिव हो जाते हैं, तो किसी को गिफ्ट करूंगा। तो मैंने कहा एक दो कंपनी से मेरी बहुत खुंदक चल रही है, इस टीम को वहां ज्वाइन करवाऊंगा, तो कोई ना कोई दिक्कत तो होगी, ये सारे एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने कहा जब ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे तो ये नारे लगाएंगे कंपनी काम कैसे करेगी। तो बोला नहीं सर वो एक ही आदमी थोड़ी सी बातें कर रहा था सर। तो मैंने कहा एक ही आदमी, सारी टीम है तेरी, तेरी ज्वाइनिंग एक है पूरी टीम के अंदर। तो इसको समझ आया कि एग्जैक्टली ये बात क्या कर रहा है। ऐसी बातों को कर करके हम अपनी टीमों का रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप करते हैं। अमेज़न वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, फिर भी 10,000 में से 8 या 10 केस खराब होते हैं। खुद लॉजिस्टिक्स मैनेज करता है तो भी होते हैं। ये एक दिन पे शिकायत का कटोरा इन्हें लगता है सिस्टम को मजबूत करता है, नहीं करता है। एक दिन लेट हुआ, क्यों हुआ पता करिए, उसका निवारण हो सकता है तो निवारण करिए, कोई और बेटर समाधान पिच कर सकते हैं, बेटर समाधान को पिच करिए, नहीं तो इस सिचुएशन को झेलना पड़े। यही व्यापार है सर, यही समझदारी। जी सर, मेरे हिसाब से बाकी लोगों को भी क्लैरिटी होगी। आपका सवाल इतना बड़ा नहीं था सर, लेकिन क्योंकि सबका सवाल ये जरूर था जो पूछते ही नहीं। जी। अब देखो गौरव कटियार जी का रास्ता आ गया सर, बीच का रास्ता निकले पर कुछ गलत को अनदेखा करना सही है। कैसे गलत को अनदेखा करने की बात कर रहे हैं सर, वो बताइए। विनोद साहू जी से बात करते हैं तब तक। विनोद जी। गुड मॉर्निंग जी सर। सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी मैं, हाँ, आप जब पहले ही बोले थे तो मैं उसी समय से उसको कर लिया था सर, कि मैं लोगों को जो है हेल्दी कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, या मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, तो ये इन चीजों को मैं अच्छे से सलाह दे पाता हूँ सर। किसी को भी तर्क करने के लिए या जो है सलाह देने के लिए मैं अच्छा सलाह दे पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है जी। और लोग सलाह लेने आते भी और संतुष्ट भी होते हैं। हाँ सर, ये एक अच्छा, मैं अपने अंदर खासियत, ये एक हैबिट है सर, हर व्यक्ति के पास व्यक्ति सलाह लेने नहीं आता है। ये खूबी है कि किसी के पास सजेशन की ताकत है। कंसल्टेंसी एक बड़ी ताकत है सर, और आप किसी व्यक्ति को सही से कंसल्ट कर सकते हैं तो फिर चीजें बड़ी हो सकती है। जी चलिए सर, इन खूबियों पे और काम करेंगे। आज 5-7 लोगों की अपनी खूबी खोज पाए, इस पे काम करेंगे। आज एक टिप आप लोगों को देता हूँ, होली पे है, कल हम ग्रैंड सेशन करेंगे। ग्रैंड सेशन के अंदर हम, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, कल सवाल जवाब करेंगे। मेरे को नहीं लगता कल 200 लोग भी जुड़ेंगे। आज तो होली नहीं है, कल होली मनेगी कंफर्म है। कल हम सेशन करेंगे क्यूमुलेटिव या कम्युनिटी लर्निंग बोलते हैं। ये अपने आप में एक ट्रेनिंग है, कम्युनिटी लर्निंग। हम लोग इंडिविजुअल लर्निंग करते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग हमारी सफलता का रास्ता बनाती है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता नहीं बनाती है। क्रॉस की कीमत क्या है आपके जीवन में, वो कल थोड़ा समझ आएगा। कम्युनिटी लर्निंग प्रॉपर एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है कम्युनिटी लर्निंग। कम्युनिटी लर्निंग से कल हम सीखेंगे स्पाइसेस, और आप देखना सीखने का लेवल चेंज हो जाएगा। जितना मैंने बोला है उससे कहीं ज्यादा बेटर लेवल आएगा जब कम्युनिटी लर्निंग करेंगे। तो हर्ब्स एंड हिल्स का सेशन यूट्यूब पे पड़ा है, मैं अमरीश जी को चाहूंगा वो लिंक पोस्ट कर दें, थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ हो जाएगा। विश क्लीन का सेशन मेरे चैनल पे है, द जितेंद्र डागर पे मैंने पूरा लिया था वो सेशन। और तीसरा सेशन है सर द मोलिक स्पाइसेस का सेशन। कल हम उसको समझेंगे एक दूसरे के माध्यम से, सवाल जवाब होंगे,
आदमी अपने आप एक्सप्रेस करेगा कि इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा, एक एक टॉपिक को बताए, एक दूसरे को समझाए, एक दूसरे को हम सवाल जवाब भी करेंगे। कल मेंटली रेडी होके आएंगे कि मुझे कुछ समझना है और ज्यादा डीप जाना है। हम कल बहस नहीं करेंगे, कम्युनिटी लर्निंग में बहस नहीं होती है। मतलब हम एक दूसरे को ये नहीं बोलते मैं आपकी बात क्यों मान लूं, ये सब नेगेटिव तरीके हैं, ये होते ही नहीं है। ये एमएलएम में भी गलत तरीके हैं। तो मैं आपकी बात क्यों मान लूं, ये किस लिए करूं, वो डेविल्स एडवोकेसी बोलते हैं हम इसको। डेविल्स एडवोकेसी का क्या मतलब है? एक आदमी कंटिन्यूअसली आपको कन्विंस करेगा, आप दूसरे का लगातार विरोध करेंगे। ये एक्चुअली में होता नहीं। 1000 लोगों को आप मीटिंग देंगे, प्लान करेंगे, तो कोई सिरे का एक बेवकूफ आपको ऐसा टकरा सकता है जो वैसे बात करे जैसे आप अपनी ट्रेनिंग में कर रहे। लेकिन ट्रेनिंग में इतनी तैयारी 99% लोगों को काम करने के लिए डीमोटिवेट कर देती है, क्योंकि उसे लगता है अगर ट्रेनिंग में मुझे इन चीजों के लिए तैयार किया जा रहा है, इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे ही लोग मुझे मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकल में 10,000 में से कोई एक व्यक्ति से मिल सकता था। मुझे आज तक अपने पूरे डायरेक्ट सेलिंग के करियर में कोई भी एक व्यक्ति इस मिजाज का आज तक नहीं मिला। मेरा लगभग कुछ नहीं रहा होगा तो डिफरेंट लोगों में, टीम के तौर पे 20-25 लाख लोगों की टीम में से 1.5-2 लाख लोगों से कभी ना कभी कैसे ना कैसे छोटा मोटा इंटरेक्शन रहा होगा। लेकिन 1.5-2 लाख लोगों में मुझे आज तक कभी भी कोई भी डेविल्स एडवोकेट नहीं टकराया। संपूर्ण विरोधी, कही हुई हर बात का मुझे आज भी देखने की दरकार है। मुझे कभी कोई इंसान मिला ही नहीं। इसलिए जो मेरा बिलीफ सिस्टम था वो लोगों की अच्छाइयों के प्रति मजबूत होता चला गया। क्योंकि जब मेरी पहली ट्रेनिंग हुई थी तो वो इसी माहौल में करी गई थी कि आदमी ये बोलेगा तो बताओ कैसे कन्विंस करोगे, ऐसा बोल देगा तो कैसे कन्विंस करोगे। तो मेरा दिमाग अल्ट्रा प्रो लेवल पे ट्रेंड था कि बहुत ही घटिया लोग मिलने वाले हैं और इनको कन्विंस करना तो बहुत मुश्किल रहने वाला है। लेकिन मैंने आई एंटर्ड इनटू द मार्केट तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। किस्मत या परमात्मा या मैं कहूं मेरे समाज का वास्तविक रूप, लोगों की अच्छाइयां। और आज मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोगों के, क्योंकि हर स्टेट में काम किया है, हर जाति के साथ काम किया, हर धर्म के साथ काम किया, हर प्रजाति के साथ काम किया, आदिवासी एरियो में भी काम किया, नक्सलियों के बीच भी काम किया। एक समय पे जम्मू कश्मीर में 2 टेररिस्ट सरेंडर करा के भी काम किया, फतवा भी निकला मेरे नाम का। तो मतलब वहां तक उस जोन में घुस के तो काम कर चुका हूँ जहां टेररिस्ट भी सरेंडर हुए, नक्सलियों के बीच भी एक बार टीम बनाई, वहां पर भी एक सरेंडर कराया। तो ये बड़े सारे काम अपने जीवन में मैंने करे। और उन अनुभवों के आधार पे मैं एक चीज आप लोगों के लिए ओपन डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज भी 95% लोग हीरे हैं दिल के। इतनी अच्छाइयों से भरी जनता मुझे नहीं लगता है कि कहीं और मिलेगी। नो डाउट मैं भारतीय जनता को सबसे मिसगाइडेड जनता भी मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि इतनी अच्छाइयों के बावजूद भी गुमराह होने के मामले में ये जनता नंबर 1 पर है। लेकिन जब कभी मैंने इन लोगों को ये बताया कि तुम्हें गुमराह कैसे किया गया है और सही रास्ता क्या है, तो मैंने सबसे जल्दी यूटर्न मारते किसी जनता को देखा है, तो वो भी भारतीय जनता तुरंत अपनी चीजों को समझती है। अब ये किस्सा नेटवर्किंग में देखने को हमें नहीं मिलता। हम एक नेटवर्कर को बताते हैं, समझाते हैं, उसकी कंपनी गलत है, वो फिर भी नहीं छोड़ता। ये उनके डिसीजंस के, उनके अहंकार का कारण है जिसको वो नहीं छोड़ते। लेकिन इससे वो बुरे नहीं बनते। हमारी समस्या क्या है? कोई व्यक्ति हमारे समझाने पे अपनी कंपनी नहीं छोड़ रहा है, हम उस नेटवर्कर के प्रति नजरिया गलत रखते हैं। और अगर उसके प्रति नजरिया गलत नहीं रखते तो एमएलएम के प्रति गलत डेवलप कर लेते हैं या सभी के प्रति गलत डेवलप करते हैं। हम इस व्यक्ति की अच्छाइयों को, इस इंडस्ट्री की अच्छाइयों को
और बाकी लोगों की अच्छाइयों को देखना बंद कर देते हैं। जैसे हमने कहा ये गिद्ध सुधारे जा सकते थे, सिस्टम बना दिया। हम पिछले 12 सालों से लगभग एक बीमारी से त्रस्त रहे, गिद्धिज्म हमारे दिमाग पे हावी हो गई और हमें लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा और सच्चा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो बिकता नहीं। हमने सोचा कि लीडरशिप पिछले जमाने की बात हो गई। बाकी कंपनीज को भी लगा कि अब डायरेक्ट सेलर्स कभी आके सोशल मीडिया पे अनाउंस नहीं कर सकते कि हम कंपनी के लिए लॉयल हैं, या अब नेटवर्कर वफादारी को एक गुनाह मानता है, दोबारा नहीं करेगा। इन्हीं हैबिट्स के कारण लोगों को झटका लगा। एक बिलीफ सिस्टम ऑपोजिट काम करता रहा। एक बिलीफ सिस्टम मजबूत है जो ये कहता है कि अब कोई नहीं उठता, अब नेटवर्किंग के लिए कोई मेहनत नहीं करेगा, अब वन ऑन वन नहीं होगा, दोबारा मेहनत कर करके एक एक आदमी जोड़ने का पेन अब कोई नहीं लेगा। एक तरफ ये बिलीफ सिस्टम है, दूसरी तरफ एक बिलीफ सिस्टम है कि लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं, गुमराह हैं, इन्हें पता नहीं है, इनसे बातचीत करते हैं, इन्हें इनके पिछले 12 साल के रिजल्ट दिखाए जाएंगे कि क्या इस गुमराह पंथी ने आपको कुछ दिया, क्या ये जिन मूल्यों पे आपका विश्वास है ये आपको डायरेक्ट सेलिंग में आगे लेके जा पाए, क्या ये पावर के विज्ञान से सही में आपकी समस्याओं का समाधान निदान हुआ, या इनका और ज्यादा विस्तृत स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ये इंडस्ट्री जब ये सब नहीं था तब ज्यादा अच्छी थी, तेज थी, ज्यादा पैसा देती थी, या आज ज्यादा पैसा देती? 2005 में 4 में जो लोग 10-10, 15-15 हजार की ज्वाइनिंग और 1000 रुपए के पे रेट से बड़ी टीमें बना पाए, 500 रुपए के पे रेट से बड़ी टीमें बना पाए, वो आज हर प्रकार का प्रोडक्ट आने के बाद, सही जायज कीमतों पे पे आउट मिलने के बाद, ज्यादा बेहतर पे आउट प्लान होने के बावजूद परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? जब इन विषयों पे हमने सेशन लगाया तो हमने देखा कि लगातार 50 लोगों की डिमांड के बाद 250 लोग बढ़ के आए। तो ये सब्जेक्ट बड़ा क्लियर हो जाता है कि आम जनता आज भी अच्छी है, हम लोगों के केंद्र में आज भी अच्छाई जिंदा है। तो डेविल्स एडवोकेसी की कोई जगह कम्युनिटी लर्निंग में नहीं है। और आप लोगों ने शानदार यात्रा यहां तक मेरे साथ करी, और जिस व्यक्ति का जिक्र कल परसों में कर रहा था कि मैंने उसको बोला था कि अगर तेरे फादर डेथ बेड पे हों तो क्या तब भी तेरे टारगेट पूरे नहीं होंगे? जिस व्यक्ति को मैंने मोटिवेशन दिया था उस व्यक्ति ने एक बार कहा था, मैं वही आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा था कि मैं अगर आज महान बन पाया तो उसका कारण आप है। और मैंने उसे कहा था कि अगर तू महान बन पाया तो उसका कारण केवल तू है, उसका रीजन है। मैं हर व्यक्ति से महान होने के लिए ही बात करता हूं, उसको वो बताता हूं जिससे वो महान हो सकता है, लेकिन मेरे 100 में से 90 केस फेलियर। दैट मीन्स जिसको महान बनना है वो महान बनता है, जिसने नहीं बनना उसे सारा ज्ञान दे दो वो तब भी नहीं करेगा। तो जिन लोगों की यहाँ तक यात्रा अच्छी रही है, अब ये यात्रा अपने अंतिम चरण पे है जहां हमें मैक्सिमम लर्निंग आउटपुट इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ानी है। आप लोगों को जितनी नॉलेज चाहिए थी वो आप लगभग सारी ले चुके हैं टीम डेवलपमेंट की। अब ये जो 12-13 दिन हम कर रहे हैं इसमें हमें कम्युनिटी लर्निंग को मजबूत करके कम्युनिटी लर्निंग से उन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। अब डे बाय डे जो नॉलेज आपको आई है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोगों को अब सवाल मुझसे ज्यादा करने, अब मेरे को ज्ञान कम बात है। अब ये 12-13 दिन कम्युनिटी लर्निंग चलेगी। कम्युनिटी लर्निंग में होता क्या है कि हमें डीप डाउन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है कि मेरी बुद्धि के स्तर पे सब चीजें एक बार साफ सुथरी हो जाए। विरोध नहीं करना। कल जब हम कम्युनिटी लर्निंग करेंगे कोई भी व्यक्ति अब्रप्ट स्पीकर बनेगा और कल सब लोग स्पीकर बनने की कोशिश करिए। कारण क्या, आपको स्किल डेवलप करना, क्योंकि होम मीटिंग्स आपको लेनी है, मुझे नहीं लेनी। तो आप ओपन मंच पे बोलना सीख पाएंगे, दूसरे सभी अच्छे लोग जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो आपकी मदद करेंगे।
हम आपकी स्पीकिंग में, आपकी स्किलिंग में आपकी हेल्प करेंगे और सभी 200 लोग करेंगे। आप विषय रखेंगे, हम उस विषय पे सवाल करेंगे। वो सवाल आपको परेशान करने के लिए नहीं करेंगे, उन सवालों की गहराइयों में जाने के लिए करेंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो हम में से जो उस जवाब को जानता वो आपको देगा, लेकिन आपको बुद्धि लगानी है कि आप खुद उस बात को जवाब दे सकें। तो हम गहराई खोदेंगे, विषय की गहराइयों में जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग में या बाकी सब में क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ाने का नाम 10वीं है, फिर गहराई तक पढ़ाने का नाम जो है साइंस, इकोनॉमिक्स है, कि इनमें से एक स्ट्रीम की गहराई में उतरिए। बैचलर डिग्री उसकी और गहराई में जाने का नाम है। पीएचडी एक विषय की गहराई तक जाने का। तो कल हम कम्युनिटी लर्निंग को मजबूत करेंगे। कम्युनिटी लर्निंग एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में इससे पहले नहीं हुआ है, लेकिन हर कामयाब कंपनी, हर कामयाब कम्युनिटी लर्निंग को डेवलप करती है। डायरेक्ट सेलिंग में हमने नहीं करी, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग 22 साल में इतनी मजबूत इंडस्ट्री होने के बावजूद पिछड़ गई है। तो उसको आगे लेके जाने के लिए ना हमें कुछ नई चीजें लेके आनी है। कम्युनिटी लर्निंग हमारा पार्ट बना रहेगा। हर हफ्ते 10 दिन में हम एक बार इस सेशन के एंड होने के बाद भी साथ आया करेंगे, ताकि हम अपनी कम्युनिटी लर्निंग को मजबूत कर पाए। ये जो सुबह वॉलंटियरशिप होती है, जिस पे सवाल जवाब होते हैं, जिन पे चीजें होती हैं, ये उसी का एक छोटा हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे कि केवल 10-12 वॉलंटियर ही लगातार पार्ट ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने आप को वॉलंटियर शुरुआत से आज 25वें 26वें दिन तक नहीं करा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रोज वॉलंटियर करते हैं या हर दूसरे तीसरे दिन कर रहे हैं। तो कम्युनिटी लर्निंग में हम में से हर एक का रोल है, तो हम में से हर एक व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई व्यक्ति वीडियो पे कंफर्टेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चैट पे करिए। अगर कोई व्यक्ति मान लो बातचीत करने को लेके अभी कंफर्टेबल कल नहीं हो रहा, फॉर एन एग्जांपल, तो नीचे ये रिएक्शंस होते हैं, ताली बजा के करिए, कुछ करके रहिए, लेकिन प्रोसेस में एंगेज रहिए, प्रोसेस से बाहर नहीं आना। चलो मैं किसी को बता नहीं सकता हूं तो मैं सवाल कर सकता हूं, मैं सवाल नहीं कर सकता हूं तो मैं जवाब दे सकता हूं, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं तो मैं तालियां मार सकता हूं, मैं तालियां नहीं मार सकता हूं तो मैं हौसला बढ़ा सकता हूं, चैट कर सकता हूं। तो कुछ ना कुछ हमें कम्युनिटी को देना है। तो कल हम में से सब लोग आएंगे, तो या तो हम आएंगे विषय पे बात करने के लिए या सवालों का जवाब देने के लिए, वरना जो सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, उनके लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन कम्युनिटी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। एक दूसरे के व्यक्तिगत विकास के लिए सब लोग डेडिकेट रहेंगे। तो 3 विषय हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। विश क्लीन, जिसका लिंक अमरीश जी डाल चुके हैं, हर्ब्स एंड हिल्स वो भी डाल चुके हैं। दामोलिक पे मैं ये बोलूंगा, यूट्यूब पे मेरा सेशन मत देखिए, दामोलिक का सेशन देखना है तो फेसबुक के दारिजनाइन ट्रेनिंग ग्रुप में जाके देखिए, क्योंकि वो सेशन विस्तृत है और बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हुई है, बहुत डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको वहां से ज्यादा मजबूत मिलेगा सेशन। तो ये जो चीज है, ये 3 काम आप करिएगा। और होली आज तो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं लेंगे, मैंने इसलिए कहा था छुट्टी भी है। कल का सेशन जो रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, थोड़ा सा टाइमिंग बदलें, सेम टाइमिंग करें। विश क्लीन का लिंक भेज दीजिए सर दोबारा। अमरीश जी, विश क्लीन का लिंक वो हो गया तो दोबारा भेज दीजिए। सर विश क्लीन का सर कौन सा वाला भेजूं? वो यूट्यूब वाला भेज दीजिएगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे, ये मेरे चैनल पे ही होगा विश क्लीन का। जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी दोनों मैंने भेज दिए सर, द मौलिक और हाँ, तो सेम टाइम करते हैं सर। और कल कम्युनिटी लर्निंग रहेगी तो टाइम निकाल के बैठिएगा, इंटरनेट को रिचार्ज वगैरह करा के बैठिएगा, क्योंकि कम्युनिटी लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है। सवाल जवाब होते हैं, मजा बहुत आता है, लेकिन धीरे धीरे तरक्की करती है कम्युनिटी लर्निंग। किसी पे दबाव नहीं बना सकते, किसी को सहयोग करना है, किसी का टैलेंट कल निखरेगा तो उसको मदद करना है। तो ऐसे में कम्युनिटी लर्निंग थोड़ा सा स्लो पार्ट रहती है।
तो इसलिए 2-2.5 घंटे 3 घंटे हमें लगते हैं, कल 1 घंटा फालतू भी लग सकता है, इसलिए त्योहार का दिन मैंने चुना है कि हम एक दूसरे से सीखें, तो वो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इस चीज को लेके कल हम सुबह सेशन सेम टाइम करेंगे और सिर्फ कल कम्युनिटी लर्निंग से आगे बढ़ेंगे। मतलब मेरा इंटरफेरेंस कल सिर्फ वकील की तरफ पे आएगा, तड़का लगाने वाली बगल वाली महिला बना रहूंगा मैं, इसकी हाँ उसकी हाँ, इधर का पास उधर पास कर दिया, और आप लोग आपस में लड़ झगड़ के फैसले करेंगे। उसी के जो मजे हैं, एंजॉयमेंट है, होली पे हम लूटेंगे, वो करिएगा। और अब 12-13 दिन की इम्प्लीमेंटेशन, होली के जस्ट बाद 2 दिन हम कॉन्सेप्ट पे फिर रिवाइज करेंगे, अपने जो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं उन पे दोबारा जाएंगे, और ठीक उसके बाद हम प्लानिंग पे वापसी लौट के आएंगे। ठीक होली से 2 दिन बाद 21 तारीख से 31 तारीख तक हम केवल इम्प्लीमेंटेशंस पे बात करेंगे, और उसके बाद हम लगभग 3 तारीख तक इस सेशन को एंड करेंगे। लास्ट के 2 या 3 दिन जितने लोग हैं क्रूशियल हैं, और मैं फिर वही बात बोलूंगा, जिन लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें अगले सेशन में अपनी टीमों को, कुछ लोगों को एनरोल करना है इस टोटल प्रोसेस के अंदर, इसको हम बोलेंगे बेसिक कोर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। एडवांस भी करेंगे हम, इसमें ट्रेन द ट्रेनर करेंगे, लेकिन एडवांस का सिलेक्शन बेसिक के आधार पे होगा कि कितने लोग टीम डेवलप कर पाए, क्योंकि एडवांस एजुकेशन उसी को देने का फायदा है जो टीम को डेवलप कर पा रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे। लिंक दोबारा आ गया गुरबेज सिंह जी, ये देखिए कम्युनिटी लर्निंग है, हम एक दूसरे को जो लिंक भेज रहे हैं, दिस इज वन साइड ऑफ कम्युनिटी लर्निंग। एक सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, एक दूसरे को मदद करने लग जाते हैं लोग, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो पास कर देता है। दिस इज वन साइड ऑफ दिस। ये देखिए गुरबेज सिंह जी ने भेज दिया, एस के ब्रह्मा जी ने भेज दिया। दिस इज कम्युनिटी लर्निंग। प्रोसेस कितना फास्ट है, मैं नहीं कर रहा हूं, अमरीश जी ने किया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति का था, चैट किसी ने पढ़ी, सब लोगों का ध्यान इधर था, उसने रिप्लाई कर दिया, उसने कर दिया। दिस इज कम्युनिटी लर्निंग। अच्छाइयां चारों तरफ से फैलती है, तो ए पर्सन में गेट हेल्प फ्रॉम एवरीवन। तो हम एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट ना होके एक समाज पे डिपेंडेंट रहते हैं कि जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमारे को मिल जाएगी। लास्ट के जो 3 दिन हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का योगदान अगले बैच को कैसे, क्योंकि अब आप लोग सीनियर बन जाओगे ना, तो जूनियर्स की रैगिंग करने का राइट मिलेगा, तो आप लोगों को उनको तरीके से बताने की पड़ेगी कि हम तुम्हारे भाई सीनियर हैं, बॉस। तो आप लोगों का योगदान है अगले बैच के लिए, तो वो लास्ट 2-3 दिन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, तो उस पे है। अब जिसका कोई सवाल है, 2 हैं, विशेष कुमार सैनी जी, पहले इनसे फिर राजीव महल जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कंटिन्यू अपना सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम तो निकाल दिया था, लेकिन मैं अभी टीम से नहीं निकाल पा रही है। तो पहली तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये चल रही है। दूसरी ये कि जो क्वेश्चन आंसर करे जाएंगे कल, वो सर तीनों सेशन पे करे जाएंगे ना, हार्वेल्स, हार्वेल्स, विशक्लीन और आपका डामोलेक, 3 सेशन पे। इन 3 की इंपॉर्टेंस क्या है वो अगले दिन बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर वैसे सर ने क्वेश्चन पूछ लिया अभी जो सर आए थे ना, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तैयारी करनी है या तीनों को तैयार करना? तो तीनों पे करिए सर, अगर कोई एक टॉपिक रह भी जाएगा तो दूसरे किसी ने तैयारी की होगी उसको सुन के समझेंगे। कम्युनिटी लर्निंग मैंने क्या कहा, आपके पास आज 6 घंटे नहीं है, 2 है ना, किसी 2 के पास दूसरे 2 हैं, किसी 2 के पास तीसरे 2 हैं, लेकिन कल 3-4 घंटे लगाएंगे तो सबको सब समझ आ जाएगा। यही कम्युनिटी लर्निंग है सर, कि हर बंदा सीखने में टाइम कम लगाता है, सिखाने के लिए भी टाइम कम लगता है, लर्निंग फास्ट होती है कम्युनिटी लर्निंग में। इंडिविजुअल लर्निंग में आपको 6 घंटे पूरे देने पड़ेंगे, 6 घंटे सवाल भी केवल आपसे अकेले होंगे, और आप हो सकता है वो सवाल आपके दिमाग में ना आए, टॉपिक छूट भी जाए, लेकिन जब 250 लोग अपना दिमाग लगाएंगे, लेवल ऑफ लर्निंग शिफ्ट हो जाएगा सर। हम लगभग पूरे भारत का दिमाग समझ पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। सर एक और क्वेश्चन जी। जो अपना जो सेकंड सेशन शुरू होगा जी,
11th अप्रैल से, उसमें अगर कोई न्यू कमर आ रहा है तो उसका क्या पैरामीटर होना चाहिए? पैरामीटर यही होना चाहिए कि सर वो दारुजनाइन का एसोसिएट हो, डायरेक्ट सेलिंग को ईमानदारी के साथ आगे करना चाहता हो, ज्यादा जुगाड़ू आदमी ना हो कि भाई मैं बस लर्निंग ले लूं और जुगाड़ कुछ कर लूं, कम्युनिटी का पार्ट बन के, जो समाज का हिस्सा बन के जिंदा रहने के लिए तैयार हो, बस सीखना चाहता हो, वो जुड़ सकता है। मतलब ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, सख्ती नहीं, हम बेसिक्स बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हर नेटवर्क मार्केटर को ये बेसिक्स को समझने की जरूरत है। इतना इमेच्योर ना हो कि इंडस्ट्री की बुरी साइड देख के भाग ही जाए कि भाई यहाँ तो यार बड़े बुरे लोग हैं, हर जगह हैं बुरे लोग कहाँ नहीं है, सब जगह बुरे लोग। तो सर सच जैसे को मेरे हजम कर पास पाए उतना भी लेवल होना चाहिए। सर जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग है, हम लोग इसको कैसे करते हैं उसको जानने के लिए थोड़ा सा पहले ये जरूरी है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यूज कर रहे हो जो आपके घर पे ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। परफेक्ट है उससे सर। आपको ये पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे हैं और आपका भरोसा बढ़ जाएगा उस ट्रेनिंग को लेकर और ज्यादा। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ सर। हाँ, तो इतना भी काफी है सर। अभी थैंक यू सर। थैंक एक यू सेटिस्फाइड कंज्यूमर को भी हम लेकर आ सकते हैं। जी, थैंक यू सर। जी सिंगल साहब, आवाज नहीं आ रही सर, कानों में लीड लगा रखी होगी, कल से आपको पता है लीड लगती है मगर बड़ी गड़बड़ है। हाँ, लीड जी में सर। गड़बड़ है सर। सर मैं ये कह रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कल का सेशन थोड़ा जल्दी कर लें हम लोग, क्योंकि होली की वजह से ना लोग आना जाना शुरू हो जाते हैं 8 बजे तक, 7:30 बजे तक। इसीलिए मैं पूछ रहा था सर सब लोगों से। मैं सर डाला 2 बार की जल्दी कर लीजिए, मैंने कहा फिर डायरेक्ट आके आपसे बोलता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो 5 बजे से कर लें सर कल। अब वो तो पब्लिक बताएगी सर, कम्युनिटी लर्निंग। ठीक सर। सर आ रहा है मैसेज, सर आना शुरू हो गया 5 बजे। हाँ, 3 ही आए हैं सर, तो 4 बहुत सारे लोग का 5। मैसेज आ गया। हाँ, आपकी वोट गिर रही है, देखते हैं सर बहुत सारे आ गए। हो गया काम सर, सभी तैयार है। ठीक है सर। सर हो गया, मेरा काम तो हो गया। यस, देख लीजिए। 6 वाले भी आ गए, 7 वाले भी आ गए, अरे एक सर सुबह 5 3 वाले का बजे वाला बहुमत भी है आया सर। है। सर तैयार 3 बजे, लेकिन सर 5 बजे का बहुमत है, देख लीजिए। कोई भी सर टाइम डिसाइड कर लीजिए, मुझे लग रहा है बस फ्री हो जाएंगे टाइम पे ना 8 बजे तक अपन लोग। ठीक है सर, 6 बजे स्टार्ट करते हैं सर, 8 बजे खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर 5 बजे स्टार्ट करते हैं, 8 बजे खत्म करने की कोशिश करते हैं। सर कम्युनिटी लर्निंग आप 6 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर। आप लिंक अपने 5 बजे का दे दीजिए, आप 6 बजे ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग 5 बजे से शुरू कर लेंगे। ठीक है सिंगल साहब, डन। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी विमलेश जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि कल आपने बताया था कि कहीं मोबाइल वगैरह को छोड़ के शांत जगह जाना है और खुद बातें करनी है, खुद से बातें सेल्फ टॉक करनी है कि क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो मैं गया था एक जगह, मैं बहुत सारी चीजों को मैं सोचा और समझा और कुछ पॉइंट्स निकल के आया, तो वही पॉइंट मैं डिस्कस बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने भेजा था आपको व्हाट्सएप पे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस किस चीज को मैं अपना पावर बना सकता हूँ, हथियार बना सकता हूँ। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि मैं आसानी से किसी व्यक्ति से बात कर पाता हूँ सिचुएशन के हिसाब से, जो ट्रेन में मिले, बस में मिले, कहीं भी कोई अननोन मिले तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और मैं 90% का मोबाइल नंबर भी ले सकता हूँ। ये 3 सालों में, क्योंकि मैंने शुरू से ही अननोन में काम किया, तो ये चीजें आ गई हैं, पहली चीजें। और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, ट्रस्ट फैक्टर जो होता है वो डेवलप हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैं बहुत साधारण शब्दों में किसी बात को समझा पाता हूँ, और 1000 लोगों के सामने भी अगर मीटिंग करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। और लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। इट मीन्स कि मतलब लोगों को एक फनी वे में किसी चीज को बताना जिससे वो खुश हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 3-4 पॉइंट इस तरह की चीजें मिली हैं, तो मुझे किस चीज पे काम करना चाहिए? नहीं, ये दोनों तीनों चीजें स्ट्रेंथ है सर, ये एक साथ जुड़ती हैं। ये सारी की सारी किरदार का हिस्सा है। आदमियों से, नए आदमी से बात करना एक अच्छे कैरेक्टर का हिस्सा है, ये स्ट्रेंथ है। हर कोई आदमी नहीं कर पाता, लोग पूरी जिंदगी भी चाह के नए आदमी से बात नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, लोगों को हंसाना एक काबिलियत है सर, ये बड़ी काबिलियत है। अगर आप फनी हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आप अच्छे से अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो हंसमुख है, जो दूसरों को हंसा पाए, वो वाकई में बहुत नायाब कैरेक्टर होता है, बहुत ही नायाब कैरेक्टर होता है।
ये अगर आपकी विशेषता है, इसको प्रैक्टिस करिए सर। कपिल शर्मा इसी के दम पे खड़ा है। सेंस ऑफ ह्यूमर एक रेयर एसेट होता है। आप कॉमेडी को क्रिएट कर सकते हैं, लिमिट्स में क्रिएट कर सकते हैं, वो जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी है, राइट? एक पॉइंट और है सर कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि हमें लगता है, मुझे जब तक मेरा खुद का मानना है कि अगर हम शुरू में लोग यहाँ सुन रही इंस्पिरेशनल कहानी सुन तो तेजी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं उस पे, नहीं सही बोल रहे, उसके बाद अपना बात है, मतलब इस टाइप की चीजें हैं। तो नहीं, क्या ये आपका सही है सवाल कट गया। इस विश्वास जमाने में? कोई नहीं सर, सारे सवालों का मुझे जवाब ऑलरेडी मिल गया। जी सुजय जी। जितेंद्र सेन जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर कम्युनिटी से मैं पिछले 10 साल से लगातार मिलता हूं सर। ये चीज मैंने पिछले 10 साल में ये सीखा है सर। जो मैं पीएलबी लिखता हूं सर, मैं पैरालीगल वॉलंटियर हूं और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ करके हम नए नए कम्युनिटी में जा करके काम करते हैं सर। तो सर ये चीज मैंने पिछले 10 सालों में सीखी है कि लोगों को पता नहीं होता है सर। अभी भी देश में विधिक सहायता, जैसे मैं एक टॉपिक कम्युनिटी का आया तो मैं बोलना चाहूंगा, लोगों को पता नहीं है कि फ्री में भी हम केस लड़ सकते हैं, हम केस ना करते हुए समझौता कर सकते हैं। सर वही सेम चीज अपने बिजनेस पे भी अप्लाई होता है। लोगों को बिल्कुल। लोगों को हमें रियल में सर पता नहीं है सर। अभी भी भारतीय जनता को ये पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। सर जी आप जिस जिस एंगल से बताते हैं उसी को कॉपी हम बॉडी लैंग्वेज में करके जब हम सामान्य व्यक्ति के घर जाते हैं, होम मीटिंग लेते हैं, हम उसे दार्जू नाइन के स्पाइस और महर्षि सुश्रुत जी 5500 वर्ष पूर्व जब बेक में ले जाते हैं और टंग लैंग्वेज से पूरा आभा मंडल बनाते हैं, तो सर बड़े से बड़ा व्यक्ति और छोटे से छोटा व्यक्ति भी एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है और सुनता है कि यार ऐसा भी होता है। तो सर सिर्फ और सिर्फ हमें बताने की जरूरत है, लोग एग्जैक्टली तैयार। सर। तो सर ये कम्युनिटी लर्निंग बहुत अच्छा आपने सेशन लिया है सर। कल मैं इस पे मैं भी कुछ मेरा वक्तव्य रखूंगा सर। थैंक यू सो मच। अरे वेलकम सर, वेलकम। जी सुग्रीव जी। एक जी सर, गुड मॉर्निंग। कह रहे हैं सर मुंबई में कुछ प्रोडक्ट चाहिए था हमको, बोरीवली में, वहाँ कोई शॉपी है सर? सर फखरुद्दीन जी ने आपके चैट में सारे आंसर कर दिए हैं, नाम के साथ मोबाइल नंबर वगैरह सब डिलीवर कर दिया उन्होंने। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी मकवाना साहब। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सर आपने जो कल टास्क दिया था, मैंने सर उस पर विचार किया, तो सर कुछ अपनी विशेषता भी दिखी और कुछ कमजोरी भी ध्यान में आई जी। एक अच्छी बात ये ध्यान में आई कि मैं, कोई भी व्यक्ति आता है अपने पास तो तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता हूँ। शायद उसी कारण से लोग अपने को मान सम्मान भी देते हैं। जी जैसे हॉस्पिटल और थाने का तो सर अपना रिकॉर्ड है। कोई भी मतलब समस्या आती है तो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है, यार उनके पास जा, उनसे बात कर ले। जी। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत भ्रष्टाचार था। ऑपरेशन के पैसे लेते थे, सबके फिक्स रेट थे। पथरी का इतना लगेगा, तो आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन का इतना, बच्चेदानी का ऑपरेशन का इतना। तो उस समय एक बहुत करप्ट डॉक्टर था सर, मैंने उसको ट्रैप करवाया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जी। और उसको सजा भी करवाई। 2 साल की सजा हुई और वो बर्खास्त भी हुआ वहां से। तो उसके बाद में जो सबक मिला, तो ये चीज बंद हो गई, रेट वाला काम ही खत्म हो गया हॉस्पिटल में। और वहां पे जितने भी एक्टर हैं सब अच्छे परिचित भी हैं और ये लेन देन का काम खत्म हो गया है। तो कई लोगों के अपन ने इलाज करवाए, कई लोगों के ऑपरेशन करवाए। और थाने में जो लोग परेशान करते हैं, जुड़ी शिकायतें वगैरह भी होती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की मदद करी। पर एक बात मेरी कमजोरी में आया कि भावुक जल्दी हो जाता हूँ। जैसे अब मैंने शॉपिंग की बात करूं तो सर अभी 22,678 रुपए की उधारी है मेरी। वो क्या सर कल दे दूंगा, तो अपन मान जाता कि नहीं यार चलो ठीक है दे देगा ये।
और वो जी। कल वाला आता ही नहीं है, तो ये कमजोरी देखी मैंने। दूसरा ये कि किसी चीज की मना नहीं कर पाता मैं। अब जैसे कल मैंने तैयारी पूरी थी कि मैं अनूप भैया की मीटिंग 8 बजे ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसी समय एक बंदा आ गया, बोला यार भैया चलना पड़ेगा, वो शहीद क्रांति यात्रा की बैठक लेना है अपने को। तो उस समय में जाके और वो वहां पर कल मीटिंग के लिए मैंने, अभी हमारे यहाँ 23 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन होता है, भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी की जो शहादत है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक धार के सभी युवा मिलकर बड़ा कार्यक्रम करते हैं। तो मेरी पूरी तैयारी थी कि मैं अनूप भैया की मीटिंग अटेंड करूंगा, लेकिन वो आई क्या, बोले नहीं चलना ही पड़ेगा। तो गए। ऐसे मैं मना ही नहीं कर पाता हूँ किसी को कि यार चलो चलते हैं, खुद का काम है उसके लिए निकलता हूँ, लेकिन दूसरे के काम में टाइम लग जाता है। एक दूसरी चीज ये कि फॉलो अप में नहीं कर पाता हूँ सर, ये मेरी एक कमजोरी है। मैंने मेरे जो अपलाइन है डॉक्टर संतोष पाटीदार जी, उनसे ही पूछता हूँ मैं, यार बताओ मैं सामान तो बेच रहा हूँ, काम अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन टीम खड़ी नहीं कर पा रहा हूँ। बोले यार फॉलो अप नहीं कर पाते हो। अनूप भैया से मैं पूछता हूँ, मैं यार अनूप भैया मेरी कमजोरी बताओ, मैं कहाँ सुधार करूँ। तो सर एक ये कमजोरी बड़ी निकल गई है कि मैं फॉलो अप कर नहीं पाता हूँ, और एक सर कही है कि सही को सही और गलत को गलत मुंह पे बोल देता हूँ, इस कारण से बहुत सारे विरोधी भी अपने खड़े हो जाते हैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये चीज देखिए, मैं मना नहीं कर पाना, ये थोड़ी आदत है। तो सर एक बात तो मैंने तय कर ली कि अब भले से कोई कितना भी निवेदन करे, आवेदन करे, अपने को उधार नहीं देना, क्योंकि अपन उधारी में बहुत फंस चुके हैं। तो ये चीज तो मैंने अब संकल्प ही ले लिया। भले से वो व्यक्ति बोले मैं कल दे दूंगा, तो बोले तो 1 घंटे बाद भी दे तो भी नहीं दूंगा भैया। ये चीज अपन ने तय कर ली सर। देखो, ये जो ना करने का है ना सर, ये ट्रैप है, ये जाल है, आप समझना। और ये जाल पता क्या है, ये जाल फिर नैतिक मूल्यों का जाल है। हम में से ज्यादातर लोग उन्हीं वजह से फंसे पड़े हैं जिन वजह से हमें फंसना नहीं था। नैतिक मूल्य, मोरल साइंस। आपको पता क्या लगता है कि मैं उधारी देके किसी को मदद कर रहा हूं। जी सर, ऐसा ही लगता है। और इसीलिए आपकी उधारी ना जल्दी निकलती है कि हाँ यार दे देता हूं, किसी की मदद हो जाएगी। लेकिन उधार देना किसी को कमजोर बनाता है। उधार उस आदमी को देना जो परिस्थिति में घिरा पड़ा है, जिसका आपको पता है कि वो इसकी सैलरी 2 दिन बाद आएगी। ये आदतवश नहीं मांग रहा, ये परिस्थितिवश मांग रहा है। 90% लोग उधारी आदतवश करते हैं सर, परिस्थितिवश नहीं करते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति का आपको पता है यार बड़ा जेन्युइन आदमी है, इसकी सैलरी 7-8 तारीख को आती है, लेकिन ये 7 तारीख को बिन मांगे सामने से वापसी देने आता है। इसकी परिस्थिति मुझे पता है। अगर किसी की परिस्थिति जान के परिस्थितिवश मदद कर रहे हैं तो समझ आता है, लेकिन उसकी आदतवश कर रहे हैं तो उसकी आदत को मजबूत कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली में उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप ही उसका सत्यानाश कर रहे हैं। जैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो मांगने वाले की, भीख मांगने वाले की पैसा देके मदद करते हैं, जबकि भीख मांगने वाले की वो पैसा देके आदत को सींच के मजबूत करते हैं, और समाज में इस अवधारणा को भी बिल्ड करते हैं कि बिन मांगे, बिन बोले, बिन कमाए, सिर्फ मांग के भी अच्छी खासी जिंदगी गुजारी जा सकती है। आप लोग कभी रेड लाइटों में निकले हैं? मैं कभी जीवन में पैसा नहीं देता सर। ऐसा नहीं है कि दया मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने अपने सोचने के तरीके को बदला। ऐसा भी नहीं है कि रोज 5-10 रुपए दान दे दूंगा तो मेरा कुछ घट जाएगा, लेकिन वो दान भी होना चाहिए। दान किसी की मदद के लिए दिया जा सकता है। जब दिल्ली की रेड लाइटों पे मैं निकलता हूँ सर, कभी नोट करना, कुछ वहां पे लोग आते हैं, यहाँ 10 रुपए का नोट, यहाँ 10 रुपए का नोट। एक भिखारी मेरे आगे रेड लाइट पे भीख मांगता है, और वो भीख मांगने के बाद मैं देखता हूँ किसी गाड़ी वाले ने 5 रुपए दे दिए, किसी ने 10 रुपए दे दिए। अब ये व्यक्ति दूसरों को भी खटखटा रहा है। आप दिल्ली के जाम में खड़े रहिए, अगर 4 वहां पर रेड लाइट होंगी तो चारों रेड लाइट पे ये आदमी हर गाड़ी से भीख मांगेगा। और मुझे भारतीय जनता इतनी मूर्ख लगती है, इतनी बेवकूफ लगती है कि वो 5 बार कहीं ना कहीं से इसको भीख देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, ये सवाल मकवाना जी का नहीं है, सवाल आप सब लोगों से है।
अगर एक आदमी भीख मांग रहा है तो उसका भीख मांगने का प्रमुख कारण, प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो प्रमुख उद्देश्य है उसे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना। अगर रोजी रोटी से ऊपर वो भीख मांग रहा है तो वो भीख नहीं मांग रहा, वो व्यवसाय कर रहा है। और अगर आप किसी के ऐसे व्यवसाय को सींच रहे हैं जो व्यवसाय आलस पे टिका है, जो निकम्मेपन पे टिका है, जो लूट पे टिका है, जो इमोशनल बार्गेनिंग करके टिका है, तो आप अपने देश में, अपने समाज में एक बुरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पैसा दें। एक भिखारी को 5 रुपए मिल गया, 7 रुपए मिल गया, 10 रुपए मिल गया, मैं हमेशा भिखारी से एक बात पूछता हूं कि तेरे को पैसे मिल तो चुके, मस्त जाके छोले कुलचे खा। अरे 12-15 रुपए में दिल्ली में 2 प्लेट छोले कुलचे मिलेंगे तेरे को, मस्त काक करके मिलेंगे, तेरे हो गए पैसे का जुगाड़, चल निकल और खा। कई लोगों ने फिर क्या कर दिया, बोले कि एक काम कर सकते हैं, पैसे नहीं देते, इन्हें खाने की चीज दान दे देते हैं। आप बात ही नहीं समझ रहे हो। अगर ये उसी रेड लाइट पे 5 बार खाने की चीज दान ले रहा है तो ये 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो आटे का करेगा क्या? ये बिस्किट दे दे तो ये बिस्किट दोबारा बिक जाता है मार्केट के अंदर। कई मेरे को दिखते हैं बड़े बड़े दानी आते हैं, ऐसे बेवकूफ और जाहिल लोग हैं, बिस्किट के पैकेट दान कर रहे होते हैं। एक आदमी थे तो मेरे को बोलते हैं मैं ना गाड़ी में ना बिस्किट रखता हूँ। तो मैंने कहा गाड़ी में बिस्किट क्यों रखते हो? बोले कोई भी आता जाता गरीब मिलता है तो दे देता हूँ। मैंने कहा आपको गरीब दिखे हैं कभी? बोले यार मैं तो डेली एक पैकेट दे के जाता हूँ 40-50 बिस्किट का अलग अलग आदमियों को। मैंने कहा मेरे को तो दिल्ली में गरीब देखे हुए जमाने हो गए, मुझे मिलवाओ। मेरे अब बड़ी टाइम से इच्छा है कि किसी भूखे को खाना देना, लेकिन मुझे दिल्ली में भूखा ही नहीं मिला आज तक कोई। मेरे यहाँ भिखारी महीने के 1.5 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैं कहाँ जाके ढूंढूं गरीब को? एक रेड लाइट पे एक भिखारी का गल्ला 150 से 200 रुपए है। हर 3 मिनट में 150 से 200 की ट्रांजेक्शन कर रहा है वो आदमी। भाई साहब ये शाम तक डेली के 6,500-7 हजार रुपए कमा के लेके जा रहा है, तुम्हें गरीब कहाँ मिल रहे हैं? लेकिन ये क्या है? ये झूठी दान पेटी है, ये अपने दिल को है तसल्ली। गालिब साहब का शेर दोबारा बता देता हूं, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। कोई दान दून कुछ नहीं है, समाज के अंदर निकम्मेपन को सींच रहे हैं, अपराध को सींच रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। सेम तरीके से मकवाना साहब ये उधारी की आदत है। आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। अब आप आज इसके बाद सुधर जाएंगे जब मैं ओपनली बोलता हूं। आप हमारे समाज का सत्यानाश कर रहे हो, आप मांगने वालों को जन्म दे रहे हो हमारे समाज के अंदर। आप चाहते हो इस भारत में कुछ लोग संजय मकवाना जी हो जाएं, जो आर्थिक मजबूत रहें, जो दूसरों की मदद कर सके, और बाकी हाथ फैलाने वाले रह जाएं। आपको मजा आता है जब आप ये बताते कि मैं ऐसे वाला हूं और मेरे सामने ऐसे वाले हैं। आप ऐसे वालों को निर्मित कर रहे हैं। ऐसे वाला तो आपको परमात्मा ने बनाया, ऐसे वालों का निर्माण आप कर रहे हो। परमात्मा को देखो कि उन्होंने आपको ऐसा करने वाला बनाया, और आपको देखो कि आप ऐसा करने वाला बना रहे हो। आपकी खुद की अवधारणा बदल जाएगी खुद को लेके। अगली बार उधारी देने की हिम्मत नहीं बनेगी। जब कोई उधार देने का मन करे ना तो खुद से एक सवाल करना कि संजय भाई साहब आप पे तो ईश्वर की दया थी, आपका तो हाथ ऊपर वाले ने ऐसा करा दिया, इसका ऐसा क्यों करवा रहा भाई तू? ये बात उधारी की नहीं है सर, ये बात विचार की है। हम जो ना नहीं कर पाते ना, ये बात विचार की है। क्या उस व्यक्ति को मेरी जरूरत है, या वो व्यक्ति अपनी जरूरत को मेरे पे टाल रहा है? कल मैं और गौरव चौहान जी हम लोग मीटिंग ले रहे थे दिल्ली के अंदर, तो ऐसे ही मजाक मजाक में हमारी बात चल रही थी। तो टीम ने आके बोला कि सेशन जो है आप कितनी देर का लेंगे? तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, डागर साहब को 2-2.5 घंटे दे दो, हमारे को तो 10 मिनट भी मिलेंगे तो चलेगा। तो मैंने कहा ये ना सेशन का ढोंग कर करके कि आपकी इज्जत ज्यादा इसलिए आपको बोलने ज्यादा देते हैं, मैंने कहा ढोंग कर करके ना आधे निकम्मे पैदा हुए हैं दर्जनैन में। मैंने कहा तुम्हें ही बोलना चाहिए। मैंने कहा इनको आधा घंटा दो। तो चौहान साहब ने मजाक मजाक में बोला, तो बोले देखो सर अपनी ट्रेनिंग ना परफेक्ट हो रखी है, अपनी ट्रेनिंग है बने रहो पगला काम करेगा अगला। तो गौरव चौहान जी वहीं पे बता रहे, बोले अपनी ट्रेनिंग परफेक्ट है, बने रहो पगला काम करेगा अगला।
बने रहो लुल, पैसा आएगा फुल। ये चौहान साहब ने बताया था। तो बोले ये ट्रेनिंग है। तो सर ऐसा नहीं है कि मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे अगर मीटिंग कर रहा हूं तो मैं ही समाज को दिशा दिखा रहा हूं। हो सकता है मैं उसी टाइम पे लीडरशिप को किल करके आगे ना बढ़ने दे। इसीलिए एक व्यवस्था बनानी जरूरी होती है कि ठीक है मैं अपना पार्ट निभाऊंगा, आप अपना निभाएंगे, ये अपना निभाएगा। कई बार सेमिनार देने से ज्यादा जरूरी सेमिनार ना देना भी होता है। बहुत बुरा मानते हैं, मैं कैंसिल कर देता हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ इस मीटिंग के अंदर, मैं नहीं करूंगा, ये आप कर लीजिए। कारण ये नहीं है कि सर मुझे मेहनत से डर लगता है, चीज से डर लगता है। बात ये है कि दूसरे को कैसे डेवलप करूंगा। उसको डेवलप करने के लिए तो उसी को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये सारा सवाल जवाब विचार का है। समझे, आपको ये विचार करना चाहिए कि ये जो चीज है इसको सुलझेंगे कैसे। और आपके लिए जो बेस्ट है सर, मैं सजेस्ट कर सकता हूं, आप एक मूवी लगातार देखिए। मूवी का नाम है क्रांतिवीर। क्रांतिवीर अगर आप देखते हैं सर, तो आपको नाना पाटेकर साहब में वो दिशा दिखेगी जो आपको बनना है। उस पूरी मूवी में नाना पाटेकर सबकी मदद करता है, सबकी, लेकिन खुद से किसी की मदद नहीं करता। वो सबको रास्ता दिखाता है, हिम्मत देता है कि तुम अपनी मदद करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। यही ट्रू लीडरशिप। तो ना करना आपको तब आएगा जब आप पहले विचार करें कि ना करने से इसका भला कैसे होगा। जब तक आपका विचार ये है कि मैंने ना करा तो इस पे मुसीबत आ जाएगी, ना नहीं निकलेगी। जब आपको ये विचार मजबूत हो जाएगा कि मैंने ना करा और इसका विकास हुआ, तो ऐसे ना निकलेगी सर, भाग भाग के ना निकलती है फिर कि ना मैं ये कर ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो ये है, इस समस्या से मैं भी जूझा हूँ और इस समस्या का निदान भी मैं नहीं पाया था। तो बात यह है कि आपको समझना पड़ता है कि दूसरे का भला आपकी नाम में कैसा है, अदरवाइज आप करते रहेंगे। एक सरल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास जब बड़ा सारा पैसा आ गया 2010 में, तो लेकिन मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा था, ये सच्चाई बता रहा हूँ। और आपको शायद ये एग्जांपल मदद करे। आपके सामने पता नहीं एग्जांपल आया है नहीं आया। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया, दिल्ली की बड़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट थी। 6,000 रुपए फीस दी उसको 1 घंटे की 2000 में। और उससे लिया कि मैं इतना पैसा पैसा कमाने के बाद ये डिप्रेशन क्यों महसूस कर रहा हूँ, मेरे को अवसाद क्यों हो रहा है। तो उसने मेरी लाइफस्टाइल को जाना और उसने मुझे एक बात बोली कि मिस्टर डागर, आप जो हो नेगेटिविटी का डंपिंग ग्राउंड, जनता आती है और अपनी नकारात्मकता आप पे अनलोड करके चली जाती है। सारा कुछ सुनने के बाद मैंने कहा पागल पुगल हो गए क्या, समाज सेवी हूं मैं, जनता का भला करता हूं, ठीक है, और आप बोल रहे हो दोस्तों का साथ देता हूं, तो इसमें कुछ गलत करता हूं क्या। तो उन्होंने कहा एक्चुअली में आप दोस्तों का साथ दे ही नहीं रहे हो। आपके दोस्त आपके पास तब आते हैं जब उन्हें अपनी नेगेटिविटी अनलोड करनी होती है। तो मैंने कहा ओके देखते हैं। उसने कहा कि एक बार जो लोग बोलते हैं उन्हीं के बोलने पे जो वो कह रहे हैं उनकी मदद आप करिए। बस जो बोल रहे हैं अपनी तरफ से नई मदद मत करिए, जो मदद वो चाहते हैं वो मदद करिए। तो मैंने कहा यार ये साइकोलॉजिस्ट को, मुझे लगता है खुद साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, ये तो अजीब है, पागल है, कैसी बातें कर रही है। दोस्तों का साथ देना, दोस्तों के बारे में सोचना, कह रही है नेगेटिविटी डंपिंग ग्राउंड है, लोग अपना दुख मेरे साथ शेयर करते हैं तो कह रही है वो अपनी नेगेटिविटी जाहिर करते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब काम बता दिया इसने। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में आते थे वो, अपना दुख बांटने मेरे पास ही आते थे, क्योंकि मैं समाज से और मजबूत व्यक्ति था, तो वो बड़ा पावरफुल था। मैं शाम को एक दोस्त आया मेरा, पारस नाम था, तो मैं कहीं बैठा हुआ था तो फोन आया रोते रोते, भाई तेरे से मिलना यार बहुत जरूरी है, कहाँ पर है, मेरे को भी आना है। तो मेरा दिल जो था फिर पिघल गया। मैंने कहा अरे यार मेरा दोस्त रो पीट रहा है, बड़ी मुश्किल में है। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ तू आ जा। तो मैंने कहा कहीं बोले तो लेने आऊं। बोले नहीं यार तुम वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ, बहुत कुछ गलत हो गया, तेरे से बात करनी है। मैंने बुला लिया, आ गया, उसके लिए पैटी मंगवाई, बंटा की व्यवस्था करी। उसके बाद मैंने बोला क्या हो गया बता, तू रोए जा रहा रोए जा रहा रोए जा रहा। तो बोले यार मुझे सुसाइड करनी। तो मैंने कहा अच्छा। अब मेरा मन हो कि मैं इसे समझाऊं, यार तू कैसी बातें कर रहा, अपने माँ बाप की सोच, इसकी सोच, उसकी सोच, और ये बंदा रोना चुप ही ना हो।
अब मैंने कहा कि उस साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि जो व्यक्ति जो मदद मांगे वो मदद करनी है, आप सिर्फ उतना करो, अपनी तरफ से नई मदद मत करना। तो मैंने कहा एक बार साइकोलॉजिस्ट को भी ट्राई करूं। तो इसने बोला कि मुझे सुसाइड करनी है। तो मैंने बोल दिया सामने से कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ, जहर खरीद के दूं, रस्सा, या मतलब मुझे क्या करना वो बता, मैं तैयार हूं। तुझे सुसाइड करनी है, मैं तेरा दोस्त हूं, आई एम रेडी, तू मुझे बता मैं तेरी मदद क्या करूं। ये रोना ही चुप हो गया, ये कलेश ही नहीं बट गया। जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर था कि अब 2.5-3 घंटे ये अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से बताएगा, मैं इसे समझाऊंगा, फिर इसे मोटिवेट करना पड़ेगा कि मरियो मत, ये आधी मिनट में किस्सा खत्म। मैंने सिर्फ एक चीज कही कि भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू मरना चाह रहा है तो मर जा, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, ये बता मैं मदद कैसे करूं, पैसे नहीं हो तो जहर खरीदूं, रस्सा खरीदूं, धक्का देना है, मतलब मेरी सहायता की जरूरत क्या है। ऐसा बोलते ही इसी की जिंदगी का कलेश खत्म। तो फिर मुझे समझ आया कि मैं सच में नेगेटिव आदमी, मैं सच में ही नेगेटिव डंपिंग करता हूँ। लोगों को एक्चुअली में उतना चाहिए ही नहीं, जो बोल रहे हैं एक बार वही पूरा करवा दो, खत्म कहानी। हम लोग जबरदस्ती अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ना समाज को बुरा कर रहे हैं। जो कैपेबल आदमी है उसे बोलो कि तेरे पास कैपेसिटी है, तू जाके कर, मुझे नहीं करना। हमें क्या लगता है ऐसे में वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा। मेरे बारे में 100 लोग बुरा सोचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं 100 के बारे में अच्छा सोचूं ये ज्यादा बात मायने रखती है। तो जिस दिन इस प्रॉब्लम के बाहर आ जाओगे ना सर, कि आदमी भले ही मेरे बारे में बुरा सोच ले पर मैं तो इसके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, बस इतना ही फर्क है, उस दिन के बाद सर आपके मुंह से ना भी निकल जाएगी और उधारी तो आप किसी को दोगे ही नहीं। सही बात है सर, रोज सुबह उठ के यही करना पड़ता है, सभी को फोन लगाओ, वो अगली तारीख दे, फिर उस तारीख को लगाओ, ये रोज का काम है। पूजा के बाद में इन सब महानुभावों को फोन लगाना। सर एक कल की एक बात थी सर, मुझे एसपी साहब ने बोला यार मकवाना जी आप बहुत निडर व्यक्ति हो। मैंने कहा सर ऐसा क्या हो गया? तो कल क्या हुआ कि शांति समिति की बैठक थी, हम लोग बैठे तो टीआई साहब ने कुछ चिंता जताई, यार शुक्रवार के दिन होली आ रही है और शुक्रवार के दिन मुस्लिम भाइयों को नमाज का समय रहता है, तो उस समय थोड़ा सा कुछ घटना अगर दुर्घटना नहीं हो जाए। तो मैंने कहा सर ये सब अपने साथ ही बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि भी आए थे जो उनके समाज के प्रमुख लोग हैं। मैंने कहा देखो यार सलीम भाई सीधी बात है, मैं कहा हर शुक्रवार अपन जाते हैं बड़ी मस्जिद नमाज करने में, कि इस बार जो पड़ोस की मस्जिद वही नमाज कर लो। और दूसरी बात ये है कि गलती से अगर तुम्हारे ऊपर कोई रंग डल जाए तो तुम भी उसको लगा दो या नहीं लगा दो, घर आके चुपचाप ना लो। मैं कहा फालतू का इश्यू खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा यार ये बात आपने इतनी आसानी से बोल दी और हम बोल ही नहीं पा रहे थे खुल के। जो आप वो शांति समिति की बैठक के बाद बोले यार हम बंधे हुए हैं और हम खुल के नहीं बोल पा रहे थे, ये बात आपने बहुत आसानी से बोल दी। मैंने कहा आसानी से क्या बोलना? मैंने कहा ये लोग हैं, मैंने कहा कांग्रेस के एक बड़े नेता बैठे थे कुलदीप बुंदेला जी वो, और एक मैं था। मैंने कहा इनका कुछ भी काम पड़ता है तो काम तो हम ही लोग करते ना, या तो इनके पास जाएंगे या फिर मेरे पास आएंगे। तो मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा देखो अपना जो संबंध है वो बना रहे, और फालतू के जो छोटे छोटे नए युवा है या बच्चे हैं, लेकिन इनको भी समझा देना कि यार भाई कल से किसी को घर से बाहर है तो पर निकले तो मेंटली प्रिपेयर होकर निकले कि यार होली का दिन है, अगर रंग डल गया गलती से तो अपने को इश्यू नहीं बनाना है कि यार हमारे ऊपर रंग क्यों डाला। एक बार झगड़ा हो गए थे सर पहले हमारे यहाँ धार में, तो अधिकारी बहुत घबराते हैं कि यार मुसलमान हिंदुओं के झगड़े नहीं हो जाए। तो बाद में बोले मीटिंग के बाद में, यार बोले आप निडरता से बोलते, मैं बोलने की बात ही नहीं है, इन लोगों काम करते हैं हम लोग और ये जुड़े हुए हैं हमसे। आज सुबह ही मैंने बताया ना सर, ये सब विरोध प्रदर्शन नकली है, समस्याओं का समाधान निकालोगे तो समाधान है, हमें समाधान ही नहीं निकालने, हमें लड़ने हैं इन बात के, तो वो लड़ते रहेंगे सर, वो तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था नेटवर्क मार्केटिंग समाज को बदलने की ताकत रखती है। हम उन मुद्दों को उन लोगों से बात कर सकते हैं जो दूसरा कोई कर नहीं सकता, और ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचरिस्टिक और भी करेगी सर। सर कल एक और बात हुई, उनने बोला कि यार अपने क्षेत्र में थाना हमारा किराए की बिल्डिंग में लगता था, एक नया थाना आवंटित हुआ अपने क्षेत्र में, और बोले आप सभी के सहयोग से और शासन के द्वारा ये नया थाना बन गया है, नई चौकी बन गई है और बहुत अच्छा हुआ है। तो मैंने बोल दिया मजाक में, मैंने कहा सर आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हो, तो मैंने कहा क्यों ना सर इसी खुशी में होली मिलन समारोह को कार्यक्रम करें
और सहभोज का भी आयोजन हो जाए, पार्टी हो जाए अपनी शांति समिति के सदस्यों के बीच में। तो वो सब हंसने लगे, उन्होंने बोला नहीं बोला आपका प्रस्ताव स्वीकार है, और होली के बाद में मैं पार्टी दूंगा, थाने पे दूंगा और हम सबको बुलाऊंगा। तो वो बोले, सब बाद में बोले यार ये आप इतनी सहजता से बोल कैसे देते हो यार, हम तो बोल ही नहीं पाते हैं। बोले पुलिस से पार्टी मांगना, पुलिस तो सबसे लेती है, आप पुलिस से मांग रहे हो। मैंने कहा उसमें गलत क्या है। जब उनने खुशी जाहिर करी कि यार हमको नया थाना मिल गया है, और पहले किराए की बिल्डिंग में बहुत परेशानी थी, छोटा सा मकान था, उसमें थाना चलाना पड़ता था, अब एक चौकी भी बन गई है। तो मैंने कहा साहब इसकी पार्टी बाकी है, लॉकडाउन के समय शुरू हुई, तो मैंने कहा ये बनता है। मैं कहा क्यों ना होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखे रंग पंचमी के बाद में। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आपका प्रस्ताव स्वीकार है साहब, और तारीख हम बता देंगे, आप सभी को फोन लग जाएंगे, तो सारे वरिष्ठ अधिकारी के बीच में हम लोग बैठेंगे, और भी हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके बारे में भी हम सब चर्चा करेंगे। समाज वैसा है जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, नेटवर्किंग वैसी है जैसी बिलीफ सिस्टम है। मेरे कम से कम आज तक मैं मानता हूं पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस जिस पे इल्जाम है रिश्वत का, मेरे 50 से 70 चालान माफ किए होंगे, 50 से 70। और मैं हर बार एक ही काम करता हूँ, वो बोलते हैं गाड़ी साइड में लगाओ, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ। वो हमेशा बोलते हैं साइड में करो, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सर गाड़ी कहीं नहीं लेगी, आप गाड़ी के आगे मत आओ, रिस्क मत लो, आप आराम से साइड में हो, मैं गाड़ी साइड में लगाऊंगा। गाड़ी साइड में लगा के मैं एक ही चीज पूछता हूँ बड़े प्यार से, जी सर सेवा बताओ। तो बोलते हैं आपसे रेड लाइट का उल्लंघन हुआ है, आपने रेड लाइट तोड़ी है। वो तो पुलिस वाला वो इसी भाषा में बात करता है, तुमने रेड लाइट तोड़ी है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, सर बिल्कुल तोड़ी है। तो बोलते हैं यार बड़ी जल्दी मान गए। तो बोलता हूँ सर तोड़ी है, इसमें बहस क्या करनी है, मतलब एक 200-500 रुपए चालान के लिए झूठ भी क्या बोलना है, जबान क्यों खराब करनी है, आपका समय क्यों खराब करना, आपको मेरे दुश्मन थोड़ी ना लगे हो, मैं रोज इस रोड से गुजरता हूँ, रोज नहीं तोड़ता, आप नहीं रोकते हो, आज तोड़ी है, रोका है, बिल्कुल तोड़ा है। 90% पुलिस वालों ने मुझे कहा यार तू जा, तेरा चालान नहीं काटना, ना कोई सिफारिश, ना कोई अप्रोच, ना कोई बहस, लेकिन हाँ बात तमीज से करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बेचारा फ्रस्ट्रेट है। मेरे मौसाजी ट्रैफिक पुलिस में मैंने उनसे ये बात समझी। एक दिन मेरी मौसी बैठ के बता रही थी, बोली आते ना तो इनके कॉलर ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाता है। बोले 8 घंटे की नौकरी चौराहे पे देनी पड़ती है धूप में। मेरे को उस दिन बैठ के लगा यार इन पुलिस वालों की जिंदगी जो है बेचारों की कितनी दिक्कत वाली बात है। मेरे को उस दिन समझ आया, मेरे को समझ आया कि यार हम लोग ना इनको थैंकलेस जॉब की तरह डील करते हैं। एक पुलिस वाला की वजह से मेरा 365 दिन ट्रैफिक स्मूथ चलता है, उसकी वजह से पुलिस वाला अच्छा कभी नहीं बनता। लेकिन ये 2 दिन साल में मेरे चालान काट देता है, तो मैं गाली इतनी देता हूँ, करप्ट हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, जबकि हम भी जानते हैं गलती हमारी है। तो सर रिलेशन इसलिए खराब हो रहे हैं, पुलिस वालों की छवि इसलिए खराब हो रही। मैं तमीज से बात करता हूँ, मेरा आज तक नहीं कटा। एक बार हिमाचल में चालान कटा था, मुझे आज भी याद है। तो व्यक्ति ने कहा कि बेल्ट का चालान दो, गाड़ी रोकी, बोला बेल्ट का चालान दो। मैंने कहा सर बेल्ट तो लगा रखी है। कह रहे तो 100 रुपए का चालान है बेल्ट का, कटवा ले। मैंने कहा सर 100 रुपए का चालान क्यों कटवा लूं, बेल्ट तो लगा रखी है, जिंदगी में बिना बेल्ट के तो गाड़ी नहीं चलाता। तो बोले यार समझा, 100 रुपए का चालान सबसे छोटा चालान है, कटवा ले। मैंने कहा सर ये कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। कह रहा देख जबरदस्ती तो भारतीय कानून में 350 है, मैं ढूंढने आऊंगा तो 2-4 निकाल लूंगा, चालान इससे ज्यादा भी बन जाएगा। समझाकर, चुनाव आ रहे हैं, सीएम साहब का लट है, एक 100 रुपए का चालान काटना, भाई तेरे पास गाड़ी है, तू 100 दे सकता, मुझे पता तेरा काम चल जाएगा, मेरा चल जाएगा, एक चालान की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार कटवा ले। सर समझ आता है 100 रुपए चालान काटो यार, बंदा करे यार नौकरी करनी है, सीएम साहब का लट आया हुआ है, क्या करूंगा बता। तो मैंने भी कटवाया सर। तो रिश्ते और पुलिस, समाज, नेता सब वैसा है सर जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम है। मेरा विश्वास है लोग अच्छे हैं तो लोग अच्छाइयां दिखाते हैं, मेरा विश्वास है लोग बुरे हैं तो बुराइयां दिखाते हैं। मुझे विश्वास है कि लोग नेटवर्किंग को सुनेंगे, सकारात्मक व्यवहार करेंगे तो लोग सकारात्मक व्यवहार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लोग कभी नहीं सुधरेंगे, नेटवर्किंग को कभी पसंद नहीं करेंगे तो कभी पसंद नहीं करेंगे। सर इनको टारगेट मिलता है महीने का इतने चालान बनाना ही है, इसलिए वो करते हैं। सर मेरा ब्रदर है, मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ, ये चीज भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में कुछ सकारात्मकता है। एक दिन मैं ऑफिस से निकला, मेरे ब्रदर का फोन आया, कह रहे कहाँ पर है, मैंने कहा ऑफिस में हूँ, क्या प्रोग्राम, मैंने कहा घर जा रहा हूँ। तो बोले पीरागढ़ी की तरफ से होता हुआ निकल जाएगा,
तो मैंने कहा काम बता पीरागढ़ी में क्या है। मैंने कहा मैं यूजुअली जाऊंगा राजौरी गार्डन से, तो बता काम कुछ हो तो। बोले मेरी ड्यूटी लगी हुई है पीरागढ़ी चौक पे, चलान कम है, अब 10 मिनट बचे, लास्ट में तेरा ही चलान काट लूंगा। तो ये तो बेचारा पुलिस वालों के हालात हैं सर। सर तो बोले अभी तू नहीं आएगा तो किसी यार दोस्त को फोन मारना पड़ेगा, वो आके अपना चालान कटवा के जाएगा। पुलिस वाले फोन मार के पुलिस वालों को चालान काटने पड़ते हैं, यार टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तू बाइक लेके आ जा, तेरा ही चालान काट के टारगेट पूरा करूं। तो थोड़ा समझना पड़ता है सर व्यवस्था को। अभी सर 2 महीने पहले की बात है, मेरे ससुर जी का प्रमोशन हुआ, सब इंस्पेक्टर बने और उनको टारगेट दे दिया। उन्हें 2 महीने नौकरी करी और जेब से करीब उन्हें 15,000 रुपए के चालान हाँ काटे, जेब से मिलाया और उन्होंने बोल दिया यार अब मुझसे नौकरी नहीं होगी। मैंने क्यों? मैंने कहा इन्होंने मेरे को अधिकारी बना दिया है और ये ट्रैफिक का काम दे दिया, अब होगा नहीं। अब उनने आवेदन किया कि साहब मुझे पर कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाए। अब उनके पास स्टाफ कम है तो वो देते नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा एकदम अवसाद में चले गए। मुझे बोले यार या तो मेरा रिटायरमेंट करा, मैं फांसी खा जाऊंगा। तो हाँ। मैंने कहा यार वास्तव में यार ये तो बहुत ज्यादा वो हो गए, क्योंकि उनका जो अधिकारी उनको वो टार्चर करता है, आज इतने चालान कम बनाए, आज इतने कम बनाए, तो वो 2 महीने के अंदर मानसिक रोगी हो गए। फिर मैंने एसपी से बात करी, तो बोले कि मकवाना जी देखते हैं। मैंने कहा यार देखने में हमारा व्यक्ति निकल जाएगा। मैंने कहा इसी साल 4 लोगों ने आत्महत्या करी है, हमारे जिले में 4 लोगों ने आत्महत्या करी और सारे पुलिस अधिकारी थे, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, एएसआई। तो मैंने कहा साहब ये नहीं करना चाह रहे हैं तो अपन जबरदस्ती क्यों करें? फिर सेल्स का आईजी साहब प्रेशर है सर। हाँ प्रेशर बहुत है, इसका प्रेशर है पुलिस वालों पे भी, ये आईजी साहब नेटवर्करों को लगता है। आईजी साहब को फोन किया मैंने कहा यार भाई साहब वो थोड़ा सा एसपी साहब से बोल दो और इनका तुरंत आवेदन स्वीकार करके इनको रिटायरमेंट दे दो। मैंने कहा करना ही नहीं चाहते, तो बोले क्या दिक्कत है, मैं बैठा हूँ, तेरे ससुर को नहीं करना ना चालान का काम, नहीं करे, जहां करना है वहां करे, ला मैं बोल देता हूँ। बोले 3 साढ़े 3 साल नौकरी बची है, बोले अच्छे से कमाए, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा साहब उनका मन ही उठ गया अब, तो फिर उनको रिटायरमेंट करवाना पड़ा। सर हमारे यहाँ थाने पे 16 घंटे ड्यूटी करना पड़ा। इसीलिए मैंने कहा सर अगर हम बिलीफ सिस्टम करके एक दूसरे को समझेंगे तो बहुत बेहतर समाज बनाएंगे। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं इसलिए नहीं कर पाते। पुलिस वाला थैंकलेस जो है सर, मैं खुद मानता हूँ, मेरे घर में बहुत लोग रहे, मैं नहीं कहता हर पुलिस वाला सही है, हर काम सही है, लेकिन सर जितने पुलिस वाले परेशान हैं, मैं कसम से बता रहा हूँ अगर मैं होना मैं पब्लिक को लट्ठी मारूं आने जाने वाले को। चलान तो छोड़ो, मैं रोकते ही सर फोड़ के तब पैसा निकालूं, या भाई छोड़ो इतना तो हक बनता हमारा। 8 घंटे पोल्यूशन कोई खा के देखे ना सर क्या होता है पुलिस का जॉब, अपने फेफड़ों को सड़ा के देखिए क्या होता है पुलिस का जॉब। तो हर जगह अच्छे और बुरे हैं सर, मेरा ये मानना है, और हम हर जगह की अच्छाइयां भी देखें, बुराइयां दिख रही है तो उनकी अच्छाइयों को भी देखें, अच्छाइयों को भूले ना, ये एक्सपीरियंस है। चलो सर आज लंबी बातचीत हो जाएगी, पूर्णिमा मैम है, बाकी सब है उनसे ही बात करते हैं। जी सर, संतोष जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मैं तो अपने में ढूंढने में मुझे ये लगा कि अच्छाइयाँ तो मेरे में नहीं है, सिर्फ बुराइयां ही है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अगर अच्छाइयाँ रहता तो मुझे लगता है कि अच्छाइयाँ जिनके अंदर है वो एक सक्सेसफुल पर्सन या एक लीडर के हिसाब से रहना चाहिए, जिनको सारे लोग जाने। बाकी मेरी ये एक तो जैसे सर के संजय सर का जैसा कहना था कि हम विश्वास में बहुत सारा चीज लॉस कर देते हैं, मैंने भी आंख बंद करके लोगों के ऊपर जो विश्वास किया, ये मुझे लगा कि ये मेरी अच्छाइयाँ है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी बुराइयां हैं। तो मैं अपने में सिर्फ बुराइयां ही ढूंढा हूँ सर, अभी तक लगभग कई साल से सिर्फ लॉस कर रहा हूँ। जो अच्छे भी थे वो अब मेरे लिए बुरे हो जा रहे हैं, उनके लिए मैं बुरा हो जा रहा हूँ। मैंने एक टॉपिक लिया था सर इसी सेशन में, कमजोरियां ही ताकत है, ताकत ही कमजोरियां है जी। और मैंने फिर वही कहा, इस माया जाल के बाहर निकलिए सर, जहां आप अच्छा दिखना चाहते हैं जी। अच्छा बनने पे फोकस करिए, अच्छा दिखना पे फोकस बंद करिए, समाज को काबिल बनाने के लिए जाइए, नाकाबिल समाज को सपोर्ट मत करिए। जी सर। आंख बंद करके विश्वास करना कोई गलती नहीं है सर, आंख बंद करके हर आदमी पे विश्वास करना ये बहुत बड़ी गलती है। आंख बंद करके विश्वास करके आर्थिक सहायता करना ये पाप है जी। अब आर्थिक तो एक ऐसी चीज है जो आदमी बिना मेहनत के लेना चाह रहा है, विश्वास के नाम पे दे दो, परमात्मा के नाम पे दे दो, भीख के नाम पे दे दो, इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पे दे दो, जुगाड़ के नाम पे दे दो, रिश्वत के नाम पे दे दो, हर आदमी लेने को तैयार बैठा है। ये हमें डिसाइड करना है कि इन नामों पे आर्थिक सहायता नहीं, आर्थिक सहायता पे सवाल किया जाना चाहिए।
पहले मैंने भी बहुत बांटा नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे लगता था कि इससे इन लोगों को पता लगेगा मैं कमा रहा हूं तो ये भी कमाई के लिए मोटिवेट होंगे जी। बाद में मेरा एक दोस्त आया, बोले 10,000 की जरूरत है, तो मैंने कहा बता, कह रहा यार तेरे पास होंगे। मैंने कहा मेरे पास कैसे होंगे? तो बोले यार तू तो अच्छा खासा कमाता है। मैंने कहा पागल, मैं नेटवर्किंग करता हूँ। तो बोले हाँ तो नेटवर्किंग में पैसा तो आता है ना। मैंने कहा तो फिर तू क्यों नहीं करता? तो बोला यार हमसे होती नहीं है। मैंने कहा फिर पैसे कैसे मांग लेता है? अगर तू पैसे मांग सकता है तो ज्वाइनिंग भी मांग सकता है। तो बोला तू ये बता तूने देने हैं या नहीं देने हैं? मैंने कहा यार बात ये नहीं कि मैंने देने हैं कि नहीं देने हैं, बात ये है कि तू एक नेटवर्कर से कैसे पैसे मांग सकता है इतना बड़ा आदमी हो गए। हम लोग तो 2 कौड़ी के लोग हैं, हमारे काम करने में भी शर्म है। तो सर उन चीजों का जवाब दिया, या तो वो लोग ज्वाइन करेंगे या भागेंगे। लिस्ट की जब मैं बात करूंगा तो बताऊंगा उस लिस्ट का एक और रोल क्या है। उस लिस्ट से आपका ये काम हो जाएगा, आप ये मीटिंग के बाहर आ जाएंगे, ये आर्थिक सहायता के बाहर आ जाएंगे। वो काम सिर्फ लिस्ट बिल्डिंग कर सकती है आपके लिए। जी सर। नहीं लेकिन सर मैं आर्थिक सहायता तो नहीं करता हूँ। जैसे आपका कहना था कि अगर कोई पैसा मांगता है तो उनको खिला दिया करे, वो ज्यादा अच्छा है, या 15 रुपया में वो खाना खा सकता है, वो ज्यादा अच्छा है, तो वो चीज मैं भी करता हूँ। लेकिन क्या मैं एज ए बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या किसी भी काम को किया हूँ, मैं व्यापार के लिए सर हर जगह में विश्वास में मैं फंसा हूँ ना, कि मुझे भी ये सर जल्दी किसी को लोगों को हेल्प नहीं। हाँ मैं काम बोल सकता हूँ कि भाई काम कर ले, उसमें क्या हेल्प चाहिए तो बिजनेस स्टार्ट कर ले, मैं उसमें हेल्प करूंगा, लेकिन मैं 1 रुपया ऐसे नहीं दे सकता हूँ, ये तो करता हूँ मैं। और जैसे सर आप एक चीज बोले कि आज पार्टियां या जो भी है जिस सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं उनके एड में ज्यादा पैसा लगा दे रहे हैं, ऐसे ही एक चीज मुझे भी लगता है सर। मैं भी बीजेपी पार्टी से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखता हूँ, वहां भी जाके मैं हर जगह में सर मेरे अंदर भी जो अच्छाइयाँ या बुराइयां बोलूं कि मैं भी लोगों के साथ कन्विंस हो जाता हूँ या कन्विंस भी कर लेता हूँ, एक माहौल बना लेता हूँ, और जहां भी गया हूँ एज ए लीडर ही काम किया हूँ, किसी भी जगह में जाके वो मैं कहीं ना कहीं से लीडर बन जाता हूँ। तो मैं एक चीज देखा, जैसे आप एक चीज बोले कि जिस चीज को बचाने में अगर 50 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो जाता तो शायद वो नदी, आज जमुना नदी इतना मैला नहीं होती। मैं उस टाइम में शायद हमारा छठ पूजा के टाइम में देखा था कि मैं बिहारी हूँ, तो न्यूज में देखा था कि दिल्ली में सिर्फ झाग है और उस गंदगी में लोग जाके पूजा कर रहे हैं, जिसको आस्था मान रहे हैं उसी में जाके उस गंदगी में उसको पूजा कर रहे हैं। यानी लोगों की गलती है और मूर्खता है जो समझना नहीं चाहते। हाँ, और लेकिन ये बिहारी उस टाइम पे गाली देगा सरकार को कि देखो यमुना साफ नहीं हुई, और पूरे साल फिर उस यमुना में खुद ही झाग बहाएगा, फिर छठ पे फिर गाली देगा। तो सर इसमें सरकार कहाँ गलत है? बिल्कुल सर। वैसे ही सर अगर एक कम से कम बिहारियों की ये जिम्मेदारी बिहारियों की तो बनती है कि भाई तुम झाग वाली चीजें मत करो इस्तेमाल, तुम फॉस्फेट वाली चीजें मत इस्तेमाल करो, क्योंकि बाकियों को नहीं, तुम्हें तो छठ बनाने जाना ही। लेकिन सर वो भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? यही जनता है, यही बात आज मैं सुबह कर रहा हूँ। एक्चुअल में सर लोगों को सोल्यूशन पता नहीं चला है। जैसे आज तक कोई कंपनियां उस टाइप की चीजें नहीं लेके आई ना, जैसे जो डार्जुनाइन लेके आया कि केमिकल फ्री है, आपके घर से जो वेस्टेज पानी भी जा रहा है वो कहीं ना कहीं अपने कुदरत को नुकसान कर रहा है, अब पता चल रहा है। इसका सोल्यूशन नहीं है सर, ये तो आपके माध्यम से हम सब मिल के ना ये घर घर एक पहुंचा सकेंगे, एक मैसेज पहुंचा सकेंगे कि हमारे लिए ही हर चीज नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था सर दारुजनाइन फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, क्योंकि हम समाधानों की बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जी। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना कि मीटिंग की बात कर रहे हैं जी। तो ये तो था सर, इसीलिए डिजाइन था सर। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं एक चीज सारे लोगों से सवाल भी किया कि आज जैसे सर गाय माता को बचाने के लिए बहुत सारा आंदोलन कर रहे हैं, बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन गायों को रखने के लिए एक गवर्नमेंट ना एक जगह नहीं बना सक रही है और उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च सक रही है कि जितने गाय ट्रांसफर हो रहे हैं या वो बजरंग दल पकड़ रहे हैं या कोई भी पकड़ रहे हैं, उसको बचाने का सिर्फ एक बहाना दिखता है मुझे, सिर्फ फेसबुक में हीरो बनने का। लेकिन उस गाय माता को बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं है, ये सिर्फ लोगों को अपना नेटवर्क, ये राजनीतिक करने का ये है। मेरे पास एक एनजीओ का फोन आया, उन्होंने कहा कुछ डोनेशन दे दीजिए। मैंने कहा किस लिए दूं? बोले गाय की तस्करी रोकनी है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा विचार है, रुकनी भी चाहिए। मैंने कहा आपने कितनी गाय स्वयं घर में पाल रखी है? तो बोले एक भी नहीं। मैंने कहा आज तक कितने लोगों को गाय पालने के लिए आपने प्रेरित किया? तो बोले नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, गोवंश को रोज काटा जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी मुहिम है। मैंने कहा ये मुहिम बहुत अच्छी है, इसको जारी रखिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, गाय कितनी पाली,
और गाय पालने के लिए कितना प्रेरित किया। दूसरा सवाल, आप जो दूध डेली पीते हैं वो दूध कौन सी गाय का आपके घर पे आता है? आप जो पनीर खा रहे हैं वो किस गाय से बना है? इस व्यक्ति के पास कोई सवालों का जवाब नहीं, ये एनजीओ चला रहा है। मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा अब तक तकरीबन 3 से 3,500 गाय रखने के लिए मैंने लोगों को प्रेरित किया है। जिन गांवों से गाय निकली थी वापसी वहां पहुंचवाई है, लोगों को उनके फायदे बताए हैं, रखवाए हैं। मैंने कहा मुझे ये नहीं पता ये 3,500 गाय कटनी थी या नहीं कटनी थी, मुझे ये पता है कि 3,500 तो मैंने संरक्षित कर दी हैं जो आगे बढ़ रही है। मैंने कहा मैं आज भी A2 काउ मिल्क पीता हूँ, 100 रुपए की बोतल खरीदता हूँ 1 लीटर की, उसको चुका रहा हूँ। सेम गाय का 2500 रुपए केजी में घी खरीद रहा हूँ, और क्योंकि मेरे से प्रॉफिट हो रहा है। मेरा ही फ्रेंड था, फोन करके पूछ लीजिएगा, सिद्धार्थ मलान, उसने मुझे बोला कि मैं डिस्काउंट कर दूंगा। मैंने कहा एक बात बता, 10 रुपए 20 रुपए छोड़ भी देगा मुझे इस पे दूध पे, तो मैंने कहा महीने के 600 बचा के मैं क्या कर लूंगा। मैंने कहा तू 600 रुपए कमा, दुनिया को हम बांटते हैं, तेरे दोस्त होने की कीमत 600 रुपए, तेरे से क्यों डिस्काउंट दूंगा, तू मेरे से कमा, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सोखा जा रहा है, मेरे को भी सोखा दे, 500-600 रुपए में मेरा कुछ नहीं हो जाएगा। यारी दोस्ती दिखाने का अधिकार तेरा नहीं है, मेरा है। और मैंने कहा तू अच्छा काम कर रहा है यार, तू गाय पाल रहा है, नस्ल आगे बढ़ा रहा है, दुनिया को अच्छा दूध दे रहा है, तेरे को तो मोटिवेशन करना चाहिए। तेरा तो 100 की बजाय 120 का भी होगा तो मैं खरीद लूंगा दूध। तो दैट इज हाउ इट वर्क सर। विरोध प्रदर्शन में कुछ नहीं रखा, कर क्या रहे हो, कितने लोगों को एजुकेट कर रहे हो, कितनी नई गाय रखी जाएंगी। विरोध प्रदर्शन कब तक, लठ मारना कब तक, चीजें करना कब तक, हिंसा कब तक, ये तो गोवंश के नाम पे राजनीति है। राजनीति सबसे पहले आप पालिए या किसी को इतना पैसा मुहैया कराए कि आपके नाम की गाय वो पाले, और उसके बाद संरक्षण की बात करिए, क्योंकि संरक्षण बचाव से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। तो आप वही मैं बोलता हूँ, राजनीति क्या है, प्योर राजनीति, संरक्षण की बात नहीं हो रही, बचाव की हो रही है। और समाधान क्या है, संरक्षण हो रहा है, बचाव अपने आप हो जाएगा। बचाव संरक्षण में निहित है, लेकिन बचाव में संरक्षण निहित नहीं है। एक ट्रक में से मैंने 10 गाय छुड़वा दी सर, तस्करी हो रही थी, छूट गई। अब ये बताओ ये जाएंगी कहां, ये किसी को नहीं मालूम। ये सर हम हॉस्पिटल में दे देते हैं, गौशाला में दान कर देते हैं, फिर वही गौशाला वाला फिर इनको दोबारा फिर कसाईयों को बेचता है जी। तो ये खेल चल रहा है जी। तो अच्छाई और सच्चाई ये है सर कि 1-2 गाय बचाने से 10 गाय बचाने से ज्यादा अच्छा 1 गाय पालिए, और 10 लोगों को मोटिवेट करिए कि वो भी पालें अगर बचाना है तो। पर अगर नहीं बचाना है तो विरोध प्रदर्शन तो जारी रहेगा सर, वो तो चलता है। ऐसे ही सर, यही गाय के ऊपर हमारा संबलपुर में एक आंदोलन किए थे, 2 दिन का अनशन किए थे, तो मुझे भी माइक मिला था बोलने के लिए। तो मैं एक ही चीज बोला सर कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि गाय को बचाने के लिए क्या है। यहाँ जितने लोग भी गाय को बचाने के लिए कर रहे हैं इनको खुद पता नहीं है, क्योंकि गाय हमारा इंसानी जाति के लिए इतना इंपॉर्टेंट है सर। आज हम देखेंगे जितना गाय है उतना आज नंदी महाराज यानी सांड नहीं है। आज जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सर वो आर्टिफिशियल हो रहे हैं, और उनके दूध से सर कैंसर हो रहा है। और सर इंडिया में आज जितना दूध का खपत है उससे कम दूध हो रहा है, तो वो खपत कैसे पूरा हो रहा है ये लोग नहीं समझ सक रहे हैं सर। और जिसके कारण आज देखिए वो ओरिजिनल मतलब गाय नहीं है, तो उससे ना वो खाद बन सक रहा है, ना वो मूत्र का कोई फायदा उठ सक रहा है, और जिसके कारण आज पेस्टिसाइड यूरिया मजबूरी में लोग किसानों में उसको यूज करने पर गलत प्रमोशन को सुन के आज वो यूज कर रहे हैं। तो गाय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ऑक्सीजन की बात करें तो गाय एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। गाय के ऊपर हाथ फेर देने से सर कई बीमारियों का निवारण होता है। लेकिन हम गाय को क्यों बचा रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक के लिए बचा रहे हैं, ना कि अपने इंसानी धर्म के लिए बचा रहे हैं, सिर्फ अपना। इस पे कम्युनिटी लर्निंग करेंगे सर, एक बार मैडम को सुन लेते हैं हम, पूर्णिमा मैडम को। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत सारी बात करनी थी पर बहुत लेट हो गया है तो थोड़ी सी करूंगी। सबसे पहला सवाल जब आपने सबसे पहले पूछा था तो ये कहा था कि मतलब जैसे मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत है। फिर एक और आपसे आंसर चाहिए था पर मैं पूछने वाली थी कि सर मैं इसके लिए क्या करूं, आप रास्ता बताइए, लेकिन उसका जवाब भी आपने मुझे दे दिया कि क्या है कि मुझे गुस्सा बहुत बहुत जल्दी आता है
उस वजह से मेरे शायद ऐसा लगता है कि झगड़े भी हो जाएंगे किसी से भी, क्योंकि गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, ये चीज है। और एक झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है, तो इसलिए लगता है कि मेरा हर पल। लेकिन आपने बताया कि गुस्सा भी किन को आता है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी गिनती में हूँ कि जो गुस्सा करते हैं। दूसरा टॉपिक था आपका भिखारियों के बारे में, है ना। भिखारियों को कुछ नहीं देती हूँ मैं, और गाय का टॉपिक भी आ गया सामने। मैं उतना मदद गाय की करती हूँ। अगर मुझे उसको गुड़ खिलाना है, उसके लिए कुछ खिलाना है, उसको चारा खिलाना है, तो मैं भिखारियों के देने की बजाय मैं गाय के लिए करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर गाय तो पाल रखी है, लेकिन खूंटे बांध के खिलाते नहीं है, वो भूखी प्यासी घूमती रहती है। तो उनके लिए पानी का इंतजाम, देन उनके लिए रोटी या जो मेरे से बन पड़ता है, जहां मिलती है वहां हेल्प करती हूँ जाकर। बढ़िया। और तीसरी बात थी मकवाना भैया की, वो जो उधारी की, तो मैं भी मार्ट चलाती हूँ सर, आप समझ ही सकते हैं कि मैं भी उससे गुजरती हूँ। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना चाहती हूँ कि मैं ऐसा समझाती हूँ कि देखिए भाई, मेरे पास कोई 1-2 लोग तो है ही नहीं कि उनको उधार दे दिया। और दार्जुन के प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है कि 200, 300, 400, 500 की उधारी एक व्यक्ति की हो गई। मैं होती तो सीधी 5,000 की या 10,000 की या 7,000 की। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर मेरे पास 25 लोग हैं और 20 लोग अगर उधार कर रहे हैं इस टाइप के, तो मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं हर किसी को ये चीज बोलूंगी कि भाई आप है ना, आप तो दे दो, मेरे और भी ऑलरेडी हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको एक साथ कैसे दे सकती हूँ। तो ये चीज पता है सर, समझते ही नहीं है, फिर भी मांगते हैं। उसके बाद बोलते हैं 2 दिन बाद, देन बोलते हैं 8-8, 10-10 दिन, 15 दिन गुजर जाते हैं। अब इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो किया है, फिर मैं प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे करूँ? जैसे ही प्रोडक्ट सेल होगा तुरंत मुझे ऑर्डर लगाने होंगे। मैं चाहती हूँ हर दूसरे दिन मेरा 40-50 हजार का ऑर्डर जाए, लेकिन उस वजह से बहुत रुकता है। तो उसके लिए कुछ कीजिए ना, जिससे कि मुझे इस चीज के लिए सेटिस्फेक्शन मिले। कंपनी से उधार मांग के देखिए मैम, कंपनी दे दे तो आप दे दो। अब आप कंपनी से बड़े हो तो अब क्या करें हम, बड़े लोगों को देखो उधार देने का हक है। अब हम रोक भी नहीं सकते, उदारवादी नजरिया जरूरी है, हम नहीं दे सकते, अपन छोटे लोग हैं। 1 रुपया सर, 1 रुपया यदि कम होगा ना तो वो ऑर्डर नहीं जाएगा। हाँ, 1 रुपया। हाँ, तो हमने ये डर त्याग दिया कि मार्ट वाला जिसको लेना है भाई, नहीं लेना तो ना लो, लेकिन जो लेगा वो एडवांस देगा। तो आप भी ग्राहकों के बारे में नजरिया बना लीजिए कि जिसको लेना है वो एडवांस देगा, वरना नहीं लेगा, बस खत्म बात। रिलेशन वही चलता है मैम जो 2 तरफा होता है, एक तरफा तो मोहब्बत भी साकार नहीं हुई आज तक किसी की। कल कितने बजे आना है सर? कल 6 बजे ही रहेंगे मैम। ठीक है ना सर, क्योंकि रात को पूजा हो जाता है इसलिए लेट हो जाऊंगी, तो मैंने नहीं, सोचा वो कि सबका वही है मैम, कॉमन 6 बजे ही रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, आज 20 हो गए हैं ऑलरेडी। तो आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और नेटवर्कर मत बने रहना, नेटवर्कर बड़ा ही मायूस निराश व्यक्ति होता है, त्योहार भी ढंग से नहीं मनाता है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरे दिन मनाइएगा, लेकिन हाँ, नेटवर्कर हो तो नेटवर्कर नजर आने चाहिए। हार्मफुल से ना खेलो, लेकिन ढंग से त्योहार जरूर मनाइए। त्योहार मनाना आदमी को कम से कम आपको रिफ्रेश करता है, आपकी जीरो को रीसेट करता है, काम करने की ताकत देता है, नया जीवन लगता है। मतलब अगर 2 दिन एंजॉय करना ही है, सब कर रहे हैं, तो इतना कर लो कि अगले 3 महीने एंजॉयमेंट की जरूरत ना रहे। तो त्योहार बहुत अच्छे से मनाइएगा, परिवार को समय दीजिएगा। आज के लिए एज सच टारगेट कोई नहीं है। 19, 17, 18 होली वाले दिन हम टारगेट कुछ नहीं रखेंगे। जिसको करना है, जिसकी आदत पड़ चुकी है, जो कर रहा है वो करते रहिए। 17-18 तारीख को हम मॉनिटर नहीं करेंगे दोनों दिनों को। और कल कम्युनिटी लर्निंग के लिए मिलते हैं। रेस्ट, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप लोगों का दिन शुभ रहे।